और आज के इस वन शॉट में हम पूरे के पूरे पॉक्सो एक्ट को खत्म कर देंगे। उसके साथ दूसरी बात हमने क्या देखी, दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमने देखी, हमने एक रेफरेंस लिया 1992 अजमेर केस का। अब ये 1992 अजमेर केस क्या है सर? 1992 अजमेर केस में हमने देखा कि सर हमारे देश में एक बहुत बड़ा एक ऐसा स्कैंडल हुआ जहां पे 100 से ज्यादा ऐसी लड़कियां थी जिनकी उम्र 18 साल से कम थी और उनके साथ कुछ गलत काम हुए, जिसके बाद ये भांडा जब फूटा तो यहां पे कई लोगों को बहुत सारे ट्रायल्स को फेस करना पड़ा। लेकिन रिसेंटली ये न्यूज में आया, यानी कि 32 साल बाद पॉक्सो की एक कोर्ट ने इन लोगों को सजा दी। अब इसमें 32 साल क्यों लगे, पॉक्सो कोर्ट क्या है, वो कैसे काम करती है, रिसेंटली ये न्यूज में क्यों रहा, क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन सारे के सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बात आपको जो ध्यान रखनी है वो है आसाराम बापू का केस। ये एक ऐसा केस है जिससे ज्यादातर लोग अछूते नहीं है, यानी कि हमें ऐसे नहीं तो वैसे इस केस के बारे में कभी ना कभी तो पता चला ही है। और इस केस ने हमें यह बताया कि ये पॉक्सो कोर्ट की पावर क्या होती है और क्यों अगर आपके पास कोई पॉक्सो का मामला आ जाए या किसी इंसान के अगेंस्ट पॉक्सो का केस हो जाए तो वो कितना ज्यादा सीरियस ऑफेंस है। आसाराम बापू को जिस चीज के लिए कन्विक्ट किया गया था वो पॉक्सो का ही मामला था, और आप में से ज्यादातर लोगों को शायद इसके बारे में ना पता हो कि यहां पे एक और सीआरपीसी का इंपॉर्टेंट प्रोविजन काम किया था जिसको हम कहते हैं जीरो एफआईआर। इन सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने सबसे पहले दो रेफरेंसेस को बिल्ड कर लिया कि अभी भी कह रहे हैं, देखिए बाकी लोग कह रहे हैं कि आवाज क्लियर है, तो एक बार मैं कहूंगा कि आप डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करके देखिए, आई थिंक वो वर्क कर जाएगा। चलिए आगे करते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब चाहिए कि चिल्ड्रंस डे कौन से दिन मनाया जाता है। चिल्ड्रंस डे कौन से दिन मनाया जाता है, कोई मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में। चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है, जल्दी से मुझे कोई कमेंट सेक्शन में बताएगा। अभिजीत कुमार जी वॉइस वॉइस आप कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वॉइस सही है क्योंकि बाकी लोग कह रहे हैं वॉइस सही है, मैंने भी यहां से चेक किया, ऑल सॉर्टेड। हाँ जी, चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? हेलो, हाँ जी, चेक कीजिए। अरे भाई ठीक है, कंट्रोल 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 ठीक है, रेनू जी कह रही है 14 नवंबर, 14 नवंबर। भास्कर जी कह रहे हैं 14 सितंबर, 14 नवंबर। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है सर 14th ऑफ नवंबर को। 14th ऑफ नवंबर का मतलब क्या है सर? जिस दिन जो आपके पंडित नेहरू जी थे उनके सम्मान में हम क्या सेलिब्रेट करते हैं सर? चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं 14 नवंबर को। अब मैंने 14 नवंबर यानी कि चिल्ड्रंस डे की फोटो यहां क्यों लगाई? ये मैंने फोटो इसलिए लगाई क्योंकि मैं एक रेफरेंस देना चाहता हूं आप लोगों को, और वो रेफरेंस ये है कि बच्चों को हमारे देश की सरकार अगर सबसे बड़ा तोहफा कुछ दे सकती थी ना 14 नवंबर को, तो वो था पॉक्सो एक्ट। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब बड़ा शार्प एंड क्लियर है कि हमारे देश में जो पॉक्सो एक्ट है उसका एनफोर्समेंट डेट है 14 नवंबर। पहली ट्रिक हमें यही पता चल गई कि जो 14 नवंबर की तारीख है वो पॉक्सो एक्ट की इन्फोर्समेंट डेट है। अब आप कभी भी इस बात को भूल नहीं पाएंगे। पॉक्सो एक्ट किसको डील करता है? बच्चों को डील करता है, और इसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है? 14 नवंबर। अब कभी भी एग्जाम में एमसीक्यू आएगा तो हमें एग्जैक्टली पता है कि इसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वेरी गुड एलएलबी वाला जी, बहुत बढ़िया। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अब चूंकि हम लोग सीधे सेक्शन पे जंप करने वाले हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि हमारी अनअकैडमी पे स्ट्रेट 50% ऑफ का ऑफर चल रहा है, यानी कि आपको हमारे सब्सक्रिप्शन पे स्ट्रेट 50% ऑफ मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना है, हमारे अनअकैडमी के पेज पे जाना है और वहां जाके आपको मिल जाएगा कोड पीएस। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अगर आप अनअकैडमी के जुडिशरी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, नेवर लाइक बिफोर ऑफर 50% ऑफ आपको मिलेगा सारे के सारे सब्सक्रिप्शन पे। चलिए इसके बारे में आगे भी बात करेंगे, फिलहाल हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। अब हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं सर? पॉक्सो एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये पॉक्सो एक्ट इंपॉर्टेंट है क्यों। भाई सीधी सी बात है कि अगर हमारे देश में कोई भी क्राइम होता है तो ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि उसके बारे में जिक्र कहां किया गया है सर? आईपीसी, इसका मतलब बीएनएस। नई वाली जो बीएनएस है, जिसको हम पुराने लॉ में आईपीसी कहते थे, उसमें क्लियरली बताया गया है कि कौन सी चीज क्राइम होगी, कौन सी चीज क्राइम नहीं होगी। तो हमें पॉक्सो की जरूरत क्यों पड़ी? इस चीज को बड़ी आसानी से आपको समझना है। जो बीएनएस है ना, जो बीएनएस है वो बहुत ज्यादा वाइड है, यानी कि आईपीसी जो है सर वो बहुत ज्यादा वाइड है। वो एकदम स्ट्रिक्टली एक स्ट्रेट बात नहीं करती। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि वो हर तरह के ऑफेंसेस की बात करती है, यानी कि अगर चोरी होगी तो मामला बीएनएस में जाएगा, अगर डकैती होगी तो मामला बीएनएस में जाएगा, अगर मान लो किसी के साथ कोई और दूसरा ऑफेंस हुआ, मर्डर हुआ, कोई ग्रीवियस हर्ट हुआ, तो मामला बीएनएस में जाएगा। अगर हम बात करें स्पेशली बच्चों की,
तो अगर बच्चों के लिए हम बात करें स्पेशली, तो उसके लिए कोई स्पेशल लॉ नहीं था। तो पहली प्रॉब्लम तो बीएनएस के साथ ये थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि कोई स्पेशल इंपॉर्टेंस बच्चों को नहीं दी गई। यानी कि अगर मर्डर की बात करिए तो मर्डर वो हर किसी के मर्डर की बात कर रहा है। किडनैपिंग की बात करिए तो हर एक के किडनैपिंग की बात है। थेफ्ट है तो हर किसी के सामान के थेफ्ट की बात है। यानी कि स्पेशली किड्स यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के बारे में बीएनएस में कोई बात नहीं करी गई। और उसके बाद ये जेंडर न्यूट्रल नहीं था। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये आपको पता है कि अगर आप बीएनएस को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं वो केवल वुमेन के अगेंस्ट कमिट हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है सर? इसमें 3 बहुत बड़ी कमियां थी। अब ये 3 कमियां तो बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, लेकिन एक कमी जिसको इन लोगों ने रियलाइज किया कि हमें बच्चों से रिलेटेड इस लॉ को लाने की जरूरत है, और इस कमी को पूरा किया गया साल 2012 में। और साल 2012 में हमारे पास क्या आया सर? पॉक्सो एक्ट। अब पॉक्सो एक्ट की खूबी क्या थी? पॉक्सो एक्ट की खूबी ये थी कि ये प्रिसाइज था, यानी कि ये एग्जैक्टली ऑन पॉइंट बच्चों से रिलेटेड सेक्सुअल ऑफेंस की बात करता था। इसका मतलब क्या है? इसने 2 बातों को क्लियर कर दिया कि अगर कोई बच्चे से रिलेटेड मैटर है और उसका सेक्सुअल कोई ऑफेंस है, तभी मैं एप्लीकेबल हूं, वरना आप जाके आईपीसी में अपना जवाब ढूंढ लीजिए। यानी कि ये बहुत ज्यादा प्रिसाइज था, यानी कि एग्जैक्टली वैसा ही जैसा हमें जरूरत थी। उसके बाद अगला क्या था? ये स्पेशली फॉर चिल्ड्रन था, यानी कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं एग्जैक्टली उनके ऊपर एप्लीकेबल था। और उसके बाद था जेंडर न्यूट्रल, यानी कि जो पॉक्सो एक्ट है वो एप्लीकेबल है लड़कों पे भी और लड़कियों पे भी। अब इस चीज को हम अगली स्लाइड में बड़ी आसानी से समझते हैं। चलिए चलिए भाई देखिए, आधे बच्चे कह रहे हैं कि माइक चेक कीजिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आवाज तो सही है। तो अब हम इस बात को देखिए, अब सेशन चालू हो चुका है, तो अभी मैं स्टूडियो अगर बदलूंगा तो प्रॉब्लम होगी। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जितना मैंने चेक किया ये चीज सही चल रही है। तो अगर आप चाहें तो आप थोड़ा बहुत स्विच कर सकते हैं। अगर आप ईयरफोन बदल के देख पाएं या फोन के स्पीकर पे सुन पाएं तो चीजें थोड़ी और ज्यादा आसान हो जाएंगी, ठीक है। और मैं भी कोशिश करता हूं कि थोड़ा जोर से बात करूं ताकि आपको चीजें जल्दी समझ में आ जाए। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आपको समझाता हूं। सबसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जेंडर का पार्ट। जेंडर मतलब क्या होता है सर? लिंग। लिंग का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब कि आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, ठीक है। मेल और फीमेल के इस फर्क को हमें समझना होगा। क्यों समझना होगा? क्योंकि पॉक्सो को समझने के लिए इस फर्क को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब क्या है? आप इस बात को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि आईपीसी में अगर कभी भी कोई रेप का ऑफेंस कमिट हो जाए, रेप का ऑफेंस मतलब कि कोई सेक्सुअल ऑफेंस कमिट हो जाए, तो क्या लड़कों के अगेंस्ट रेप का ऑफेंस कमिट हो सकता है? क्या कभी कोई लड़का आईपीसी के तहत या बीएनएस के तहत जाके ये बोल सकता है कि मेरा रेप हुआ है और आप उसके तहत एफआईआर नोट करवाइए? क्या ऐसा कोई सेक्शन दिया हुआ है? कोई मुझे बताना चाहेगा? कोई मुझे बताना चाहेगा? गगनदीप जी कह रही हैं क्लियर है लेकिन बहुत लो है सर। अच्छा, तो देखिए अभी मुझे बस इतना बताइए कि मैनेजेबल है या नहीं। अगर मैनेजेबल नहीं है तो मैं इस रिकॉर्डिंग को बंद करता हूं। 15 मिनट बाद मैं दूसरे स्टूडियो से दोबारा फिर लाइव आ जाऊंगा। और अगर मैनेजेबल है तो हम इस बात को यहीं कंटिन्यू करते हैं। चलिए जल्दी से मुझे बता दीजिए, अगर मैनेजेबल है तो हम शुरू करें। अच्छा, पेन का कलर चेंज करें, बहुत सारे डिमांड्स है, बहुत सारे डिमांड्स है। चलिए चलो भाई, अब हम मैनेजेबल है कि नहीं है। एलएलबी वाला जी कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं। करिश्मा जी कह रही हैं नहीं। एक सेकंड रुकिए, मैं इसको सही करवा देता हूं। अभी आपको थोड़ा सा आवाज बेहतर मिल जाएगी, ठीक है। सही है सर, मैनेजेबल मैनेजेबल कंटिन्यू। क्लियर है सर, क्लियर है सर, क्लियर है सर। ठीक है, अगर क्लियर है तो इस बात को ध्यान से समझिए। अगर थोड़ा सा भी मैनेजेबल है तो हम कर लेते हैं, इसको अभी कंटिन्यू करते हैं। अगर लगेगा तो इसकी हम दोबारा एक और रिकॉर्डिंग बना के आपके लिए डाल देंगे। अभी जितना फ्लो में चल रहा है उसको, कंटेंट को चलने देते हैं, क्योंकि मेरे एंड से मैं जितना देख पा रहा हूं ना, चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हैं, ठीक है। चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हैं एंड आई थिंक बहुत ईजिली चल भी रहा है। मैं एक दो सेटिंग और चेक कर लेता हूं अगर आप लोग इतना ज्यादा ही कह रहे हैं तो। चलिए, क्या? चलिए, अब इस बात को ध्यान से समझिए कि कभी भी रेप जैसा अगर कोई ऑफेंस होता है, कभी भी अगर रेप जैसा कोई ऑफेंस होता है, तो उसकी शिकायत आईपीसी में, उसकी शिकायत आईपीसी में क्या कभी कोई बॉय यानी कि कोई लड़का कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो जेंडर न्यूट्रल लॉ नहीं है। लेकिन यहीं से एक सवाल उठता है, मुझे एक बात बताइए कि क्या हमारे लॉ में, क्या हमारे कानून में ऐसा हो नहीं सकता कि 18 साल से कोई कम उम्र का लड़का हो जिसके साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ हो?
इसका जवाब मुझे कोई दे पाएगा क्या? क्या ऐसा नहीं होता है? ऐसा नहीं होता है क्या? बिल्कुल ऐसा होता है सर। और ऐसे कई केसेस देखे गए हैं और इसका मैं आपको एग्जांपल भी दिए देता हूं ताकि आपको सारी का सारा पॉइंट क्लियर हो जाए। देखिए, इसका बड़ा अच्छा एक एग्जांपल आपको देता हूं और वो एग्जांपल क्या है सर? ऐसा कई बार देखा गया है कि स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो स्कूल में बॉयज पढ़ते हैं, उसमें कई बार ये बात को ऑब्जर्व किया गया है कि उन लड़कों के साथ क्या हुआ सर? उनकी जो फीमेल टीचर थी, उन्होंने उसको क्या किया? सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया। और इस सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेशन में उनके साथ क्या हुआ सर? बहुत गलत हुआ। उसके बाद इस चीजों की रिपोर्टिंग हुई, लेकिन जब पॉक्सो नहीं था तो कोई अप्रोप्रिएट कानून ही नहीं था जिसके तहत हम उनको सजा दे पाए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? पॉक्सो आया तो हमारे पास एक एग्जैक्ट कानून था। यह बात सच है कि आईपीसी में कुछ कानूनों के बेस पे सजा दी जाती थी, लेकिन जब पॉक्सो आया तो एग्जैक्ट कानून बना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है सर कि जो पॉक्सो एक्ट है वो प्रिसाइज भी है, उसके साथ ही साथ स्पेशली चिल्ड्रन के बारे में बात भी करता है और साथ ही साथ जेंडर न्यूट्रल भी है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है। यानी कि 18 साल से कम उम्र का चाहे वो लड़का हो या चाहे लड़की हो, दोनों के ऊपर ये एग्जैक्टली एप्लीकेबल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। अब इस पॉक्सो एक्ट को मैं 4 डायमेंशनल लॉ आपको बताने वाला हूं। यानी कि ये एक ऐसा लॉ नहीं है जो केवल कानून के बारे में बात करता है, ये कई डायमेंशंस के बारे में बात करता है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ये कानून तो बताता ही है, यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस हुआ तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा। और कौन कौन से एक्ट को ऑफेंस माना जाएगा, इस बात का कानून कौन बताता है सर? पॉक्सो बताता है। उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज क्या है? पनिशमेंट। यानी कि अगर कभी किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के साथ, यानी कि बच्चे के साथ जिसकी उम्र 18 साल से कम है, कोई सेक्सुअल ऑफेंस कमिट किया तो उसकी सजा कितनी होगी, ये बात भी पॉक्सो में लिखी हुई है। लेकिन बात केवल यहां पे खत्म नहीं हुई, क्योंकि ये बात तो आईपीसी में भी लिखी है। उसके साथ ही साथ पॉक्सो एक्ट प्रोसीजर को भी बताता है। प्रोसीजर का मतलब क्या है सर? प्रोसीजर का मतलब है कि किस तरीके से उसका ट्रायल चलेगा, कौन से कोर्ट में कॉग्नाइजेंस होगा, कितनी सजा दी जाएगी, इन सारी की सारी चीजों का ब्यौरा भी आपको पॉक्सो एक्ट में देखने को मिल जाएगा। और बात यहां पे भी खत्म नहीं हुई, उसके साथ ही साथ ये बात करता है विक्टिम एड की। यानी कि अगर कभी भी कोई ऐसा पीड़ित व्यक्ति है, यानी कोई ऐसा बच्चा है जिसके साथ कोई ऐसा सेक्सुअल ऑफेंस कमिट हुआ है, तो उसकी सुरक्षा कैसे करी जाए, अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ तो कैसे प्रोसीजर को डिजाइन किया जाए कि उस बच्चे के साथ आगे और ज्यादा गलत ना हो, और कैसे उस बच्चे को नई जिंदगी में सेटल किया जाए, इन सारी की सारी चीजों की बात कौन करता है सर? हमारा पॉक्सो एक्ट। इसीलिए इसको एक मल्टी डायमेंशनल लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए 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 चलिए, ठीक है सर, चलिए चलिए, वेरी गुड। तो हम अब शुरू करने जा रहे हैं। हमने इतने सारे डायमेंशंस को पढ़ा और उसके बाद हम आगे और भी ज्यादा चीजों को देखते हैं। अब चिल्ड्रन में दो हमें डायमेंशंस को देखना जरूरी है। अभी हम, अगर आप में से किसी को लग रहा है कि इंट्रोडक्शन चल रहा है, इंट्रोडक्शन नहीं चल रहा है, हम इस वक्त बेयर एक्ट के बीच में हैं। अभी जब मैं फटाक से बाहर आऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि अरे हाँ, ये सब चीजें तो सेक्शन में लिखी हुई हैं। चलिए, चिल्ड्रन यहां पे किस किस को माना गया है? सबसे पहला, कोई बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम हो। और चिल्ड्रन की एक और दूसरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल आपको देखना है कि ये जेंडर न्यूट्रल है, यानी कि बॉय और गर्ल दोनों यहां पे चिल्ड्रन की डेफिनेशन में आते हैं, अनलाइक आईपीसी। इस बात को अपने दिमाग में और जहन में बड़ी अच्छी तरह आप बसा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे ऑफेंसेस के पार्ट को, यानी कि पॉक्सो एक्ट में किन किन एक्ट्स को ऑफेंसेस माना गया है। अब देखिए, अगर आप कभी भी बीएनएस में जाएं, यानी कि आईपीसी में जाएं, तो वहां बहुत सारे टाइप्स मिलेंगे, जैसे कि सेक्सुअल ऑफेंसेस, बॉडी से अगेंस्ट ऑफेंसेस, स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंसेस। उसी तरह पॉक्सो में भी ना ऑफेंसेस का डिवीजन है। और ये बात आपको कहां देखने को मिलेगी सर? इसके प्रियम्बल में। अब आप बोलोगे कि इसमें भी प्रियम्बल होता है? बिल्कुल होता है सर। तो ये बात आपको देखने को मिलेगी प्रियम्बल में, जहां पे इसके ऑफेंसेस का डिवीजन बताया गया है। अब ये डिवीजन क्या कहता है? सबसे पहले 3 मेजर टाइप के ऑफेंसेस को बताया गया है। सबसे पहला आता है पोर्नोग्राफी। इसका मतलब क्या होता है कि बच्चों को जो पॉर्न जैसी चीजें हैं उसमें इस्तेमाल करना। दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब क्या होता है? असॉल्ट का मतलब होता है उनके ऊपर सेक्सुअल हमला, यानी कि कोई ऐसा एक्ट करना जो उनके ऊपर एक हमले की तरह हो, जो उनको नुकसान पहुंचाए, कोई फिजिकल इंजुरी पहुंचाए, यानी कि सेक्सुअल असॉल्ट। और उसके बाद तीसरा डिवीजन क्या है? सेक्सुअल हरासमेंट का। हरासमेंट का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा एलिमेंट जिसमें फिजिकल कांटेक्ट आपका डेवलप ना हुआ हो, बस क्या हुआ है सर? बस केवल आपने उनको सेक्सुअली अब्यूज किया है। अब इस चीज को हम जरा आसानी से समझते हैं। हमने क्या देखा पिछली स्लाइड में? हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जो पॉक्सो एक्ट है वो 3 मेजर पार्ट में ऑफेंसेस को डिवाइड करता है। वो 3 मेजर पार्ट्स कौन से हैं सर? सबसे पहला है पोर्नोग्राफी। पोर्नोग्राफी का मतलब क्या है सर? पोर्नोग्राफी का मतलब यह है कि बच्चों को किसी ऐसी जगह पे इस्तेमाल करना जो कि एडल्ट कंटेंट हो, यानी कि सेक्सुअल कंटेंट हो। उसके बाद आता है सेक्सुअल हरासमेंट।
उसके बाद आता है सर सेक्सुअल हरासमेंट और सेक्सुअल असॉल्ट। अब इन दोनों के बीच के फर्क को समझना हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर ये हरासमेंट और असॉल्ट में फर्क क्या होता है। हरासमेंट का मतलब होता है जिसमें फिजिकल एलिमेंट ना हो। फिजिकल एलिमेंट ना हो का क्या मतलब है सर? फिजिकल एलिमेंट ना होने का मतलब है कि आपने बच्चे को फिजिकली छुआ नहीं, लेकिन आपने क्या किया, बच्चे को कोई गलत जेस्चर दिखाया, या बच्चे को कोई भद्दी गाली दी, या आपने दूर से बच्चे को अपना कोई बॉडी पार्ट रिफ्लेक्ट किया, या बच्चे को कोई पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखाया। अब इस सिचुएशन में आप बच्चे को छू नहीं रहे हैं, लेकिन आप बच्चे के साथ कुछ गलत काम तो जरूर कर रहे हैं या उसको सेक्सुअल साइड से एक्सपोज कर रहे हैं, तो इस चीज को माना जाता है हैरासमेंट, यानी कि जहां आपने बच्चे को फिजिकली छुआ नहीं। तो फिर असॉल्ट क्या है? असॉल्ट में है जहां आपने बच्चे को फिजिकली छुआ, यानी कि अगर आपने बच्चे का रेप करने की कोशिश करी, या बच्चे के कपड़े उतारने की कोशिश करी, या बच्चे को छूने की कोशिश करी गलत तरीके से, या अपनी बॉडी को या अपने बॉडी के किसी पार्ट को कोशिश करी कि बच्चा छुए, तो ये सब चीजें क्या मानी जाती हैं सर? सेक्सुअल असॉल्ट मानी जाती हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें ओके, ये अभी हमारा यहां से चला गया है, कोई बात नहीं। इस चीज को क्या मानते हैं हम सर? सेक्सुअल असॉल्ट मानते हैं। यहां तक सबको क्लियर है कि नहीं? मुझे जल्दी जल्दी फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में जवाब दे दीजिए। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जवाब चाहिए कि यहां तक क्लियर है कि नहीं। हाँ भाई, कहां हैं सब लोग? वेटिंग फॉर द कमेंट्स। यहां तक सबका पॉइंट क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आ गया कि किन किन चीजों को ऑफेंस माना गया और हरासमेंट में और असॉल्ट में फर्क क्या होता है? ठीक है, ईयरफोन से क्लियर है। अरे मैं टॉपिक के बारे में पूछ रहा हूं, आवाज के बारे में नहीं। टॉपिक में यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं? असॉल्ट और हरासमेंट में क्या फर्क है? यस यस यस, वेरी गुड, क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए, वेरी नाइस। अब हम फटाफट शुरू करते हैं आगे और ज्यादा अच्छी तरीके से समझना। ठीक है, देखो, ये बात सच है। मैं आपको पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि जब कभी भी मैं बड़ी शिद्दत से पढ़ाई करने बैठता हूं ना, ये पहले अपने कॉलेज के टाइम में जब बैठता था, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी हमारा। और जब कभी भी मैं ऐसी पढ़ाई करने बैठता था जिससे मैं बिल्कुल एकदम ही बहुत आगे जाऊंगा लीग में, तो मेरे साथ प्रॉब्लम आती थी। आज के इस लाइव सेशन में अगर ऑडियो का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, इसका मतलब हमारा लाइव सेशन बहुत अच्छा जाने वाला है। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं और उसके साथ ही साथ आपके लिए ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। तो थोड़े से विघ्न आ रहे हैं, हम उसको मैनेज कर लेंगे। अगर मैनेजेबल है तो मैनेज जरूर करना चाहिए। चलिए, अब हम फटाफट इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान देते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ के मजा आएगा, ध्यान से देखना। ये एक्ट एम करता है चिल्ड्रन को सेक्सुअल असॉल्ट, हरासमेंट और पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए। अब अगर आपको लग रहा है कि मैंने अपने मन से लिखा है, नहीं, बेयर एक्ट में आपको एक बड़ा लंबा सा इसका इंट्रोडक्शन मिलेगा। ये उसी का कंसाइज फॉर्म है जो मैं आपके लिए लिख के लाया हूं। क्या कहता है ये एक्ट? क्या करता है? बच्चे को बचाता है असॉल्ट से, हरासमेंट से और पोर्नोग्राफी से, जो मैंने आपको इसकी पिछली स्लाइड में समझाया। उसके बाद क्या है? ये एक स्पेशल कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है जो बच्चों को ऐसे ऑफेंस से बचाए। यानी कि ये कौन से कोर्ट की बात कर रहा है सर? ये बात कर रहा है पॉक्सो कोर्ट की। ठीक है, इसके बारे में हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद क्या कर रहा है? ड्रॉज अथॉरिटी फ्रॉम आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3। कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है सर। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 क्या बताता है? कि सरकार के पास, यानी कि राज्य के पास इस बात का पूरा पूरा पावर है कि वो वुमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए, यानी कि वुमेन के लिए और चिल्ड्रन के लिए क्या कर सकते हैं? स्पेशल कानून बना सकते हैं। और इसी पावर को इस्तेमाल करते हुए पॉक्सो कोर्ट बनाया गया है। उसके बाद यूएन का कन्वेंशन भी है राइट ऑफ चाइल्ड का, जिसको इंडिया ने 1992 में रेटिफाई किया था। यानी कि यूएन के कन्वेंशन जिसको इंडिया ने रेटिफाई कर दिया था 1992 में, उसके लिए कानून बनके तैयार हुआ कब सर? साल 2012 में। वो भी ऐसे बहुत सारे ऑफेंसेस हुए जिसको देखने के बाद लगा कि एक कानून बनाने की जरूरत है। लेकिन हमारे लिए अच्छी बात यह है कि ये कानून फाइनली बनके तैयार हुआ, वरना शायद शायद हमारे देश में उसके बाद ऐसे ऐसे क्राइम हुए कि अगर ये पॉक्सो एक्ट नहीं होता ना, तो हमारे देश में बहुत बड़े बड़े ऐसे सेक्सुअल ऑफेंडर्स हैं जो बच के निकल जाते हैं। उसके बाद सर, उसके बाद एम्फेसाइजेस प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी थ्रू आउट लीगल प्रोसेसेस। इसका मतलब यह है कि बच्चे की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया जाता है। आप में से जितने भी बच्चे अभी तक आईपीसी या बीएनएस पढ़ चुके हैं, उनको यह बात बड़ी अच्छी तरह पता है कि हमारा कानून एक बात को बड़ी सिंपली तरीके से बताता है। और वो क्या है सर? कि जब कभी भी कोई सेक्सुअल ऑफेंस की विक्टिम होती है तो उसका नाम पेपर में रिलीज नहीं किया जाता। अगर वो विक्टिम 18 साल से ज्यादा है तब भी उसका नाम रिलीज नहीं किया जाता। तो सोच के देखो, कोई बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम है, उसका नाम अगर पेपर में रिलीज कर देंगे तो कितना गलत हो जाएगा, उसके आगे का पूरा जीवन खराब हो सकता है। तो पॉक्सो एक्ट इस बात को
इंश्योर करता है कि ऐसे बच्चों का नाम रिलीज ना हो। उसके साथ ही साथ चाइल्ड के बेस्ट इंटरेस्ट को फॉलो किया जाता है इस एक्ट में, यानी कि किसी बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट क्या है, उस बच्चे को कैसे हम इस बात का इंश्योर करें कि उसका फ्यूचर आगे सिक्योर रहे, इन सारी की सारी चीजों का कलेक्शन है हमारा पॉक्सो एक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बात को हिंदी में भी लिखा है, तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को क्लियर है। अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में है। अगर मेरी लैंग्वेज से कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए, अब उसके बाद ये जो पॉक्सो एक्ट है ये हमें बचाव करने के बारे में भी बताता है 4 चीजों का। वो क्या कहता है? सबसे पहले अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी, यानी कि किसी भी बच्चे को अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी से बचाता है, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन, पोर्नोग्राफी, ऐसी चीजों में बच्चों को जाने से रोकता है। उसके साथ ही साथ बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन से रोकता है, यानी कि उनको किसी ऐसी, यही सेम आपका प्रोस्टिट्यूशन हो गया, या बच्चों को किसी गलत बिजनेस में इन्वॉल्व करना जो उनके लिए ना बना हो, जो सेक्सुअल एक्ट को इन्वॉल्व करता हो, उस चीज से भी पॉक्सो एक्ट उनको बचाता है। उसके साथ ही साथ पोर्नोग्राफिक कंटेंट से बचाता है। और आखिर में जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज है, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज करना, बच्चों को हरास करना, बच्चों को असॉल्ट करना, इन सारी की सारी चीजों का एक कलेक्शन है पॉक्सो एक्ट, जिससे वो उनको बचाता है। चलिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बार हमने अभी तक क्या लिया उसका फटाफट रिकैप लेते हैं, फिर मैं आप लोग के डाउट्स पे आऊंगा अगर कोई है तो। हमने सबसे पहले क्या देखा सर? हमने देखा कि जो पॉक्सो एक्ट है वो सरकार का सबसे बड़ा तोहफा है। किसको? बच्चों को। ये कब दिया गया? चिल्ड्रंस डे के दिन, यानी कि 14 नवंबर के दिन। उसके बाद हमने क्या देखा कि यहां पे जितने भी ऑफेंसेस हैं, यानी कि जितने भी ऑफेंसेस हैं उसके मेजरली 3 टाइप्स है सर। क्या है? सबसे पहला है पोर्नोग्राफी, यानी कि पोर्नोग्राफिक कंटेंट में बच्चों को धकेलना। दूसरा क्या है सर? दूसरा है सेक्सुअल असॉल्ट, यानी कि जहां पे बच्चे के साथ फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है वो असॉल्ट है। और तीसरा क्या है सर? तीसरा है हरासमेंट, यानी कि अभी भी आप बच्चे को क्या कर रहे हैं? सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लेकिन आप उस बच्चे को फिजिकली छू नहीं रहे हैं। ये 3 चीजें हमने पढ़ी और इस बात को अच्छे से समझा। अब अगर अभी तक कोई डाउट है, कोई समस्या है, कुछ समझने में दिक्कत है, तो आप मुझे उसको बता सकती हैं। सिमरन जी पूछ रही हैं ईयर, इसका ईयर है 2012। ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी से जल्दी से। हाँ भाई, जल्दी, क्विकली। क्लियर है कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी। हाँ जी, कहाँ हैं सब लोग? चलिए ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है, समझ गया। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, सनशाइन जी का एक क्वेश्चन आया है कि अगर बच्चे की उम्र 18 से 1-2 महीने ईयर कम है तो क्या उसको बच्चे की तरह ट्रीट किया जाएगा? मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ध्यान से सुनना, सब लोग अपने दिमाग में बैठा लेना। मैं जिस कॉलेज से हूं ना, वहां पे एक केस हुआ जहां पे एक 18 साल, ऐसा क्लेम किया गया कि एक लड़की के साथ एक ऑफेंस हुआ और उसकी उम्र 18 साल क्लेम करी गई। जब पता लगाया गया तो पता चला कि 18 साल उसके पूरे हुए जस्ट ऑफेंस होने के 3 दिन पहले, यानी कि जिस दिन ऑफेंस हुआ, मान लो ऑफेंस हुआ 3 जनवरी को, तो वो 1 जनवरी को 18 साल कंप्लीट कर चुकी थी, यानी कि वो 19 साल की हो गई थी। उस सिचुएशन में क्या हुआ सर? पॉक्सो एक्ट एप्लीकेबल नहीं हुआ। तो पॉक्सो एक्ट बड़ा स्ट्रिक्टली बात करता है आपकी बर्थ डेट के साथ, यानी कि जिस तारीख को एग्जैक्ट वो डेट, भले ही एक दिन आगे पीछे हो, अगर एक दिन के पहले भी आप 18 साल की हैं तो आप 18 साल की मानी जाएंगी, अगर नहीं है तो नहीं मानी जाएंगी। इसमें महीना तो आता ही नहीं है, दिन तक भी मामला सेटल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉक्सो और पॉक्सो में डिफरेंट मतलब समझा नहीं मैं। सिमरन जी पूछ रही है पॉक्सो या पॉक्सो में डिफरेंस, वो सेम ही चीज है, आपने एस और सी को आगे पीछे कर दिया। आप मेरे ख्याल से कंफ्यूज हो रही होंगी। पॉक्सो और पॉश में, ये प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है, ये प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है। POSCO नहीं होता, POCSO होता है पॉक्सो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं इस एक्ट का ओवरव्यू। चलिए, इस एक्ट के ओवरव्यू को अगर हम देखें तो हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें ऑब्जर्व करनी है। क्या ऑब्जर्व करनी है सर? यहां पे सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है सर? चैप्टर नंबर 2 से।
चैप्टर नंबर 2 वो इकलौता चैप्टर है जहां से सबसे ज्यादा सवाल बनेंगे। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद सर ये चैप्टर नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमें ओवरव्यू में क्या देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 2। इसकी ट्रिक अगर आपको आ गई तो आपके पॉक्सो एक्ट के आधे से ज्यादा सवाल ऑलरेडी सही हो गए। ठीक है, चलिए इस बात को अब आज के इस वीडियो में हम बड़ी अच्छी तरीके से समझ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं क्या सर, सबसे पहले हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में कितने सेक्शंस है सर, चैप्टर नंबर 1 में है 2 सेक्शंस, एक है सेक्शन नंबर 1 और एक है सेक्शन नंबर 2। इन दोनों को हम अभी समझेंगे बड़ी आसानी से और बड़ा मजा आएगा। सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में यह बताइए कि सेक्शन नंबर 1 हर जगह पे कॉमन होता है, इसके अंदर है 3 सब सेक्शन और सब सेक्शन 2 में मिलेंगी 14 डेफिनेशंस। इन दोनों को भी हम समझेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सेक्शन नंबर 1 से और एक कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब चाहिए कि सब सेक्शन नंबर 1 का सब क्लॉज 2 जो कि बात करता है होल ऑफ इंडिया के बारे में, ये कब से हमारे देश में एप्लीकेबल है। मुझे वो तारीख चाहिए, मुझे वो तारीख चाहिए। ये कोई अमेंडमेंट था, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं, ये कोई अमेंडमेंट था। ये कौन सा अमेंडमेंट था और कब से एप्लीकेबल है, मुझे इसकी एग्जैक्ट डेट चाहिए। मुझे जल्दी से इसकी डेट दे दीजिए, चलिए क्विकली। हाँ जी, इंतजार कर रहा हूं मैं। इसकी डेट कौन सी थी सर? ये सब सेक्शन 2 में जो लिखा हुआ है कि ये पॉक्सो एक्ट पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है, ये कौन सी तारीख से एप्लीकेबल हुआ, ये मेरा सवाल है। इसका जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद हम सेक्शन नंबर 1 को शुरुआत से पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए वेट कर रहा हूं मैं, कोई ऐसा है जिसको याद है? सर क्लियर नहीं है। क्या क्लियर नहीं है? आवाज की आपका डाउट, जल्दी 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 जवाब दे दीजिए, क्या क्लियर नहीं है? चलिए 31/10/2019, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। देखिए जब हम सेक्शन नंबर 1 में जाते हैं पॉक्सो के, तो हमें सबसे पहले क्या पता चलता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, यानी कि इसका नाम बताया है वो हमें ऑलरेडी पता है, इसके बारे में हमें जानने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जब हम सबसेक्शन 2 में जाते हैं तो बोलते हैं कि पॉक्सो एक्ट हमारे पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। लेकिन ये अमेंडमेंट कब आया सर? ये आया 31 अक्टूबर, ये बात मैं यहां पे लिख देता हूं, ये आया 31 अक्टूबर 2019 को। और इस तारीख से ये क्या हुआ सर, हमारे पूरे के पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल हुआ। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसका एप्लीकेबिलिटी डेट, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं सर। चिल्ड्रंस डे में बच्चे को इससे बड़ा तोहफा नहीं मिल सकता था, ये था 14 नवंबर 2012, यानी कि 14 नवंबर से ये क्या हुआ, ये हमारे देश के ऊपर एप्लीकेबल हुआ। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। हाँ भाई 14 नवंबर 2012, वेरी गुड। पूजा शर्मा जी 31 अक्टूबर, वेरी नाइस। और क्या आ रहा है, 2 नवंबर 2019 कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। नहीं नहीं 2 नवंबर कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, अच्छा आप उसको जब यूनियन टेरिटरी बना, आप शायद उसकी बात कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं कि किस तारीख से ये क्या हुआ, किस तारीख से हुआ, किस तारीख से ये जो अमेंडमेंट है ये आया, और उसके बाद इंडिया के जितने भी लॉ हैं वो क्या हुए, एप्लीकेबल हो गए हमारे पूरे के पूरे इंडिया में और जम्मू कश्मीर में भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको कभी भी नहीं भूलनी है जब आप पढ़ाई कर रहे हो किसी भी एक्ट की, और वो डेट है ये जो यहां पे लिखी होती है। ये डेट कौन सी होती है? ये वो डेट है जिस दिन प्रेसिडेंट से असेंट मिली, यानी कि प्रेसिडेंट ने जिस दिन असेंट दी, उस डेट को हम यहां लिखते हैं अपनी बेयर एक्ट के राइट हैंड कॉर्नर पे। और ये डेट क्या है सर, 19 जून 2012। इस तारीख को भी आप अपने दिमाग में और जहन में बड़ी अच्छी तरह से बसा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन नंबर 2 पे। सेक्शन नंबर 1 हमारा क्लियर, हमें केवल 2 डेटों को याद रखना है। सबसे पहला क्या है सर, सबसे पहला है 19 जून जिसमें प्रेसिडेंट ने असेंट दी, और दूसरी डेट क्या है सर, 14 नवंबर जिस दिन से ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ। चलिए अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 2 पे। जब आप पॉक्सो एक्ट की सेक्शन नंबर 2 पे जाएंगे ना, तो आप एक बात को रियलाइज करेंगे कि सर यहाँ पे एक बात हमें समझ में आ रही है कि यहाँ पे डेफिनेशन तो कुछ दी नहीं है, बोला है कि अगर इसकी डेफिनेशन देखनी है तो उस सेक्शन पे जाओ। अब इसी बात को हम यहाँ पे फटाफट समझते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की, और इसने क्या बोला कि एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट वो है जो सेक्शन नंबर 5 में दिया है। उसके बाद बोला एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट वो है जो सेक्शन नंबर 9 में दिया है।
उसके बाद बोला आर्म्ड फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस वो है जो कि शेड्यूल में दिया हुआ है, इसमें इकलौता शेड्यूल है और वो इसी के बारे में बात करता है। अब ये कोई तरीका थोड़ा ना हुआ डेफिनेशन क्लॉज समझाने का, ये तो ऐसा हो गया कि हम कोई मजाक कर रहे हैं कि अगर मुझसे तुम्हें ये जानना है कि मेरा नाम क्या है तो वो आदमी खड़ा है, वो मेरे पापा हैं, जाके उनसे मेरा नाम पूछ लो। अरे भाई तुम ही बता दो। लेकिन पॉक्सो एक्ट की स्पेशलिटी है, इसके अंदर आपको 2 से 3 ही ऐसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मिलेंगी जो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड बताती हैं कि ये एक्ट है क्या, बाकी के जो है वो ऐसे के ऐसे ही चलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं, यानी कि ए बी और सी जो डेफिनेशन है वो तो मैंने आपको बता दी, ए बी और सी डेफिनेशन आपको क्लियर है, यानी कि इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल नाम पता होना चाहिए और ये नाम भी मैं आपको आगे आके बड़ी अच्छे से समझाऊंगा। यहां पे मोस्टली क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन कहां से बनता है, अगली से, यानी कि जो सेक्शन 2D है पॉक्सो एक्ट का वो एग्जैक्टली वही है जो एमसीक्यूज में पूछा जाता है। वो तो ये जानता है कि आपको पता है कि पॉक्सो एक्ट बच्चों के बारे में डील करता है और बच्चों का मतलब होता है वो बच्चे जो 18 साल से कम के हैं। लेकिन ये बात कहां दी हुई है पॉक्सो एक्ट में, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये बात दी हुई है 2D में जो कि डिफाइन करता है चाइल्ड की डेफिनेशन को। ये क्या कहता है, चाइल्ड मींस एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी कि चाइल्ड का मतलब कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम हो। ये बात आपको बहुत पहले से और बड़ी अच्छी तरह पता है, लेकिन आपको जो बात ध्यान रखनी है वो है सेक्शन नंबर 2D जो कि डिफाइन करता है चाइल्ड को। इसका एक ट्रिक भी मैं बताता हूं, आपको फटाफट याद हो जाएगा। इसके बाद अगली जो डेफिनेशन है वो है 2DA जो कि डिफाइन करती है चाइल्ड पोर्नोग्राफी को, और ये भी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्यों सर, इसलिए क्योंकि ये बताती है मींस एनी विजुअल डिपिक्शन ऑफ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट इन्वॉल्विंग अ चाइल्ड व्हिच इंक्लूड फोटोग्राफ, वीडियो, डिजिटल कंप्यूटर जनरेटेड इमेज indistinguishable from an actual child and image created, adapted and modified but appear to be depict a child। ये डेफिनेशन पता है आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, और आज के समय में यानी कि साल 2024 और 25 जो आने वाला है उसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो डेफिनेशन क्लॉज है ना, इसने फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया। ये डेफिनेशन क्लॉज कौन से साल में ऐड हुआ था सर, 16/8/2019, यानी कि ये DA जो है ये अमेंडमेंट से ऐड हुआ, और इकलौती डेफिनेशन है पूरे पॉक्सो एक्ट में जो अमेंडमेंट से ऐड हुई, 2019 का ये अमेंडमेंट था। लेकिन इस डेफिनेशन को आपको इंपॉर्टेंट क्यों देनी है, क्योंकि ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। क्यों पूछा गया है? क्योंकि ये फ्यूचर के बारे में बात करता है। कंप्यूटर जनरेटेड इमेज, ये जो शब्द यहां पे लिखा हुआ है ना, सोचो 2019 में उन्होंने एआई के बारे में इस बात को समझ लिया था कि कंप्यूटर से भी इमेज जनरेट करी जा सकती है। तो ये डेफिनेशन बोलती है कि किसी भी प्रकार के बच्चे को किसी भी प्रकार के सेक्सुअल कंटेंट में दिखाना पोर्नोग्राफी है, लेकिन अगर आपने एआई का इस्तेमाल करके कोई इमेज जनरेट करी और अगर उस इमेज से कोई रियल बच्चे का फेस मैच करता है, या इन जनरल वो इमेज 18 साल से किसी कम उम्र के बच्चे को किसी पॉर्न एक्टिविटी में दिखाती है, तो उसको हम चाइल्ड पोर्नोग्राफी मानेंगे। यानी कि अगर चैट जीपीटी से कोई इमेज क्रिएट करी गई जिसमें एक 18 साल से कम उम्र का बच्चा दिख रहा है, भले ही वो रियल में किसी भी बच्चे से मैच ना करती हो उसकी इमेज, लेकिन ये देख के समझ में आ रहा है कि ये बच्चा जो फोटो में दिखाया गया है किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में वो 18 साल से कम का है, तो जिस व्यक्ति ने उस इमेज को जनरेट किया है उसके ऊपर पॉक्सो लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब आगे बढ़ते हैं और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं सर। उसके बाद वापस वही चीज उसने रिपीट कर दी। क्या किया? डोमेस्टिक रिलेशनशिप के बारे में बताया। ये इसने बोला कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब वही है जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में बोला गया है। अब क्या बोला गया है? डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब होता है जब आप अपने घर में बड़े भाई, कजन भाई, बड़े चाचा, आपके ताया जी होते हैं, मामा जी होते हैं, ये सब क्या है सर, ये आपके डोमेस्टिक रिलेशनशिप है, यानी कि जिनके साथ आप एक डोमेस्टिक हाउस होल्ड शेयर करते हैं। उसके बाद पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट वही है जो कि सेक्शन नंबर 3 में है। प्रिस्क्राइब्ड का मतलब वही है जो इस रूल के अंतर्गत जो प्रिस्क्राइब किया गया है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का मतलब वही है जो यहां पे बताया गया है, जो आपका आरआई एक्ट है उसके तहत। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं और ज्यादा चीजों को देखते हैं। सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब क्या है जो सेक्शन 7 में दिया है। सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब क्या है जो सेक्शन 11 में दिया है। शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अब शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब क्या है सर, उसको फटाफट समझते हैं। शेयर्ड हाउस होल्ड का मतलब होता है कि कोई ऐसा घर जहां पे आप किसी के साथ रहते हैं और वहां पे रहने वाले लोगों को शेयर्ड हाउस होल्ड माना जाता है। जैसे कि अगर आपकी एक न्यूक्लियर फैमिली है तो आप अपने पापा मम्मी भाई बहन के साथ रहते होंगे, लेकिन अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली है तो आप रहते होंगे अपने बड़े पापा, बड़ी मम्मी, दादा दादी, है ना, और भी आपके चाचा चाची, बहुत सारे लोग होते होंगे, तो इसको हम मानते हैं शेयर्ड हाउस होल्ड। ठीक है, यही एग्जैक्ट मतलब है इसका। चलिए, उसके बाद आता है स्पेशल कोर्ट, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है सर, ये बात कर रहा है पॉक्सो कोर्ट की। उसके बाद आता है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसका मतलब होता है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो इस एक्ट के तहत अपॉइंट किया जाए। मुझे कोई बता पाएगा क्या कमेंट सेक्शन में कि सीआरपीसी के तहत स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बनने के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए होता है? किसी को याद है क्या? कोई मुझे बता पाएगा क्या? एनीबडी? कोई कोई गेस, कोई क्लू, कुछ याद आ रहा है? जल्दी से।
कितना एक्सपीरियंस चाहिए होता है एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए? एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए होता है? तो बड़ा इजी सवाल है यार, आप लोग सब लॉ के भाई होने वाले जजेस हैं हमारे, आपको तो इस बात का आइडिया होना ही चाहिए। चलिए, अगर आपको आइडिया नहीं है तो हम आपको बता देते हैं कि भाई सीआरपीसी तो 10 साल का प्रावधान करती है, लेकिन हमें आगे जब बढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि चीजें इससे थोड़ी अलग है। चलिए, अब इससे पहले कि मैं ये वाली स्लाइड आपको एक्सप्लेन करूं, एक बात मैं अच्छे से समझा दूं। दिमाग को शांत कर लीजिए। पॉक्सो एक्ट हम पढ़ रहे हैं, आवाज कम ज्यादा है क्या है कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर हमें सब दिख रहा है और प्रांजल सर की थोड़ी सी भी आवाज आ रही है तो इसका मतलब है कि चीजें सॉर्टेड हैं और बातें क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद जब ये लाइव कंप्लीट हो जाएगा तो हम रेक्टिफाई करेंगे कि क्या आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, और अगर जरूरत लगी तो एक बार दोबारा इस लाइव को ले आएंगे आपके लिए। लेकिन अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर लाइव चल रहा है तो इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं, मजा आएगा। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या कवर कर लिया? हमने सेक्शन नंबर 1 को कवर कर लिया सर, और उसके बाद सेक्शन नंबर 2 को कवर कर लिया। लेकिन सेक्शन नंबर 2 में तो हमने क्या पढ़ा हमें समझ ही नहीं आया, तो मैं आपके लिए यहां पे लेके आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था, ट्रिक्स, जिस ट्रिक के थ्रू आप पॉक्सो एक्ट को बड़ी आसानी से समझ जाएं। सबसे पहले क्या है, ये बात करता है एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। इसने बोला कि भाई डेफिनेशन में जाके देख लो, सेक्शन में जाके देख लो। मैं जाके क्यों देखूं? 2B 2C ये सब इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करता है। 2C ने क्या बोल दिया कि सर आप चले जाना शेड्यूल में जाके देख लेना कि क्या लिखा हुआ है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सर? ये 2D जो कि चाइल्ड की डेफिनेशन को क्या करता है? डिफाइन करता है। उसके बाद 2DA चाइल्ड जो आपकी पोर्नोग्राफी है उसको डिफाइन करता है, और आखिरी में आता है 2L जो कि बात करता है किसके बारे में? स्पेशल कोर्ट के बारे में। इन 3 डेफिनेशंस को बहुत कॉमनली पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो आपको इसको अपने दिमाग में बैठा लेना है। यानी कि हमें क्या देखना है? अब अगर हम ब्लैंक पेपर में भी लिखें तो हम लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता है। सबसे पहले है हमारे लिए इंपॉर्टेंट 2D जो कि बोलता है चाइल्ड की डेफिनेशन को। उसके तुरंत बाद आया 2DA जो कि बात करता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी का, और ये ऐड हुआ साल 2019 में। उसके बाद आता है 2L जो कि बात करता है स्पेशल कोर्ट के बारे में, जिसका मतलब क्या है सर? जिसका बड़ा सिंपल सा मतलब है पॉक्सो कोर्ट। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको? एकदम सॉर्टेड, यानी कि कोई टेंशन की बात नहीं है, एकदम एकदम सॉर्टेड चीज है। ठीक है, 10 ईयर्स 10 ईयर्स 10 ईयर्स, 5 से 6 ईयर। रवि जी 5 से 6 साल नहीं, 10 साल ही है उसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने जब इस बात को पढ़ लिया तो अब हमें बहुत ज्यादा जरूरी है, हमने जब सेक्शन नंबर 2 को डेफिनेशन में देख रहे थे तो हमें कई जगहों पे एक शब्द देखने को मिला, और वो शब्द क्या था सर? एग्रावेटेड। यहां पे देखो एग्रावेटेड लिखा हुआ है, यहां पे भी देखो एग्रावेटेड लिखा हुआ है। लिखा है ना हर जगह पे एग्रावेटेड एग्रावेटेड एग्रावेटेड। यहां पे और भी कहीं हमें एग्रावेटेड दिख रहा है क्या? अच्छा, 2 ही जगह हमें एग्रावेटेड दिखा अभी तक। चलिए, तो ये एग्रावेटेड का क्या मतलब होता है? मुझे कोई कमेंट सेक्शन में बताएगा क्या? एग्रावेटेड का क्या मतलब होता है? कोई गेस कर पा रहा है क्या? मैं इसका जवाब जेन्युइनली जानना चाहता हूं कि एग्रावेटेड का क्या मतलब है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से, एग्रावेटेड का क्या मतलब है? कोई भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे, कोई भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे एग्रावेटेड का क्या मतलब है। रैंडम गेस। मेरे ख्याल से मेरी आवाज आप तक थोड़ा थोड़ा सा लेट पहुंच रही है शायद, है ना? चलिए, एग्रावेटेड को गेस करने वाला कोई भी नहीं है? किसी से भी गेस नहीं हो रहा है? चलिए देखते हैं। हाँ ठीक है गुड। और किसी का कोई गैस? और किसी का कोई गैस? एग्रावेटेड का मतलब? चलिए मैं आपको बताता हूं एग्रावेटेड का मतलब क्या होता है, और बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको जानेंगे तो आपको मजा आएगा। एग्रावेटेड का मतलब होता है कि आप कभी भी किसी भी से पूछेंगे ना लॉ के आदमी से, तो वो आपको जवाब देगा एग्रावेटेड का मतलब है सीरियस या हीनियस, यानी कि बहुत घंघोर, बहुत सीरियस, बहुत बड़े लेवल का, बहुत हाई लेवल का कोई अपराध। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं सर? एग्रावेटेड कहते हैं। दूसरी तरफ एक और मतलब होता है एग्रावेटेड का पॉक्सो एक्ट के तहत, जिसको हम लोग नहीं जानते जब तक हम डेफिनेशन पे यानी कि उस सेक्शन पे नहीं जाते, लेकिन मैं आपको अभी से बता देता हूं। जब कभी भी पॉक्सो एक्ट में एग्रावेटेड, जिसको हिंदी में गुरुतर कहते हैं, इस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा तो इसका मतलब है कि ऑफेंस वही है। मान लो सेक्सुअल असॉल्ट का ऑफेंस है, तो अगर ये सेक्सुअल असॉल्ट है
तो उसमें सजा कुछ और होगी। लेकिन अगर एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट है, यानी कि सेक्सुअल असॉल्ट भी बहुत सीरियस नेचर का है, तो उसमें सजा क्या होगी, और थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। यही बात लिखी हुई है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो एग्रावेटेड का एक और मतलब होता है पोजीशन ऑफ ट्रस्ट का। अब मान के चलो कि अगर कभी किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर, यानी कि बच्चे के ऊपर कोई सेक्सुअल असॉल्ट किया, और वो सेक्सुअल असॉल्ट किसने किया, मान के चलो कि एक बच्चा है जिसको किसी ने राह चलते छेड़ा या गलत तरीके से छुआ, और ये बच्चा गया पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन जाते ही यहाँ जो पुलिस के अधिकारी थे जिसके पास ये कंप्लेन करने गया था, वही पुलिस के अधिकारी भी उसके साथ कुछ छेड़खानी कर दें या कोई सेक्सुअल असॉल्ट कर दें, तो ये कितना सीरियस ऑफेंस होगा। एग्जैक्टली इसी चीज को कहा गया है एग्रावेटेड। यानी कि जब कोई पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो भरोसे का जो पोर्टफोलियो है वो होल्ड करता था, जिसके ऊपर बच्चे को भरोसा था, वही उस बच्चे के साथ कुछ गलत काम करे, तो उसको भी एग्रावेटेड कहते हैं। और इस चीज को अभी हम आगे समझने वाले हैं। चलिए, हाँ, स्पेशल कंडीशंस में लाइक पुलिस ऑफिसर, एग्जैक्टली, वेरी गुड। चलिए हम फटाफट देखते हैं कि अब एग्रावेटेड का क्या मतलब है। एग्रावेटेड का मतलब होता है गुरुतर। गुरुतर का मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब यह है कि ऑफेंस या तो बहुत ज्यादा सीरियस हो, और या तो फिर कोई ऐसा इंसान उसको करे जो इस पोजीशन को होल्ड करता हो। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसकी ट्रिक आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए, तभी आप पॉक्सो एक्ट को बिल्कुल श्योर शॉर्ट सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, यहां पे हम क्या देखने वाले हैं। अब आप में से ज्यादातर लोगों का सवाल मुझसे ये होना चाहिए कि सर मुझे समझ नहीं आया, या आपने कनाडा का झंडा क्यों बना दिया यहाँ पे। कनाडा का झंडा क्यों बनाया, मैं आपको बताता हूं। देखिए, पॉक्सो एक्ट के चैप्टर नंबर 2 में सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन छुपी हुई है। अब इस चैप्टर के पीछे का राज क्या है और कैसे इसको डिकोड करना है, इस बात को समझिए। जो पार्ट रेड है वो ऑफेंस के बारे में बात करता है, और जो पार्ट येलो है वो एग्रावेटेड के बारे में बात करता है। और एग्रावेटेड का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, सीरियस नेचर का ऑफेंस। अब इस बात को देखिए, सेक्शन नंबर 3 जो है वो बात करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की, यानी कि कोई ऐसा सेक्सुअल असॉल्ट जिसमें पेनिट्रेशन इन्वॉल्व है। अब इसके बाद इसके जस्ट अगली जो सेक्शन है ना, उसमें उसकी पनिशमेंट दी हुई है, यानी कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, उसके बाद उसकी पनिशमेंट। उसके बाद जो उसका जस्ट अगला सेक्शन है ना, वो इसी ऑफेंस को एग्रावेटेड फॉर्म में बताता है, यानी कि एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, और उसकी अगली जो सेक्शन है वो उसकी पनिशमेंट। उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद देखिए, ये रेड और व्हाइट खत्म हो गया, यानी कि एक ऑफेंस यहां पे खत्म हुआ। इसके बाद अगले रेड से क्या हुआ, दूसरा ऑफेंस शुरू हुआ। ये ऑफेंस क्या है सर? ये ऑफेंस है सेक्सुअल असॉल्ट का। उसके बाद हमें पता है उसका अगला जो सेक्शन होगा वो क्या होगा सर? वो उसकी पनिशमेंट बताएगा। एग्जैक्टली वही बताया। उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद आया वही सेम ऑफेंस फॉर्म में, यानी कि एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, और उसका अगला क्या है? पनिशमेंट फॉर एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, और आखिर में आया सेक्सुअल हरासमेंट और उसकी पनिशमेंट। इसका मतलब क्या हुआ सर? सेक्शन 3 से लेके 12 तक केवल एक ट्रिक को फॉलो करके आप सारे सेक्शंस को याद कर सकते हैं। अब इस बात को और अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें बोर्ड पे थोड़ा सा हाथ चलाना पड़ेगा। क्या है ये? इस बात को दोबारा देखिए। हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो बात करता है सेक्शन नंबर 3 से 12 तक का। ये बात तो सॉर्टेड है। उसके बाद हमने देखा कि सेक्शन नंबर 3 वो किसके बारे में बात करता है? एक ऑफेंस के बारे में। ये है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो अगला सेक्शन क्या होगा? इसकी पनिशमेंट होगी सर। इसकी पनिशमेंट होने वाली है, और ये पनिशमेंट हो गई। उसके बाद पांचवा क्या होगा? यही ऑफेंस एग्रावेटेड फॉर्म में, यानी कि एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। छठवां सेक्शन क्या होगा सर? ये जो ऑफेंस है इसकी पनिशमेंट होगी, तो ये आ गई इसकी पनिशमेंट। उसके बाद सातवां क्या है सर? केवल सेक्सुअल आपका असॉल्ट है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आया आठवें में उसकी पनिशमेंट, 9th में आई एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, 10th में आया उसकी पनिशमेंट, और 11th में आया सेक्सुअल हरासमेंट, और 12th में आया पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। ये ट्रिक समझ में आई कि नहीं, मुझे फटाफट आप ये बताइए। सबसे पहले ये ट्रिक आपको समझ में आएगी? नहीं नहीं, ये क्लास ओवर नहीं होने वाली है। ट्रस्ट द यूनिवर्स। ये क्लास अभी ओवर क्यों होगी भाई? ये तो वन शॉट क्लास है ना, अभी तो हम पहले पूरा पॉक्सो एक्ट खत्म करेंगे। हाँ भाई, ये वाली ट्रिक समझ में आई कि नहीं? जल्दी 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 मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब चाहिए इसका। पूजा जी का जवाब सही था, स्पेशल कंडीशंस में लाइक पुलिस ऑफिसर। ये ट्रिक आपको समझना है सबसे पहले कि आपको समझ में आ रही है कि नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये ट्रिक अगर आपको आ गई तो आपका चैप्टर नंबर 2 समझ लीजिए ऑन पॉइंट क्लियर हो जाएगा, अभी जब मैं आगे समझाऊंगा। लेकिन अगर ये ट्रिक समझ नहीं आई तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, यस यस, अनिल जी का आ गया, सनशाइन जी का आ गया, वेरी गुड। ठीक है, अब हम इस बात को अच्छी तरीके से चैप्टर वाइज समझने की कोशिश करते हैं
कैसे समझना है, हमने 3 से लेकर 12 तक देख लिया। अब हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ये अलग अलग सेक्शन है क्या। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन नंबर 3 को। सेक्शन नंबर 3 को देखें तो वो क्या कहता है, जब कभी भी कोई पर्सन अपना पीनस इंसर्ट करता है या बच्चे को ऐसा करने पे मजबूर करता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि या तो वो खुद इंसर्शन करे या बच्चे को मजबूर करे कि वो बच्चा ऐसा काम किसी और के थ्रू करे, यानी कि वो सामने आदमी बैठ गया और उसने बच्चे को बोला कि तुम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ये काम करो। दूसरा क्या कहता है, दूसरा सब क्लॉज, कि कभी कोई पर्सन अपना कोई दूसरा बॉडी पार्ट बच्चे के बॉडी में इंसर्ट करता है या बच्चे को ऐसा मजबूर करता है कि वो ऐसा बॉडी पार्ट इंसर्ट करे किसी और के साथ। उसके बाद क्या है, तीसरा है कि बच्चे के किसी भी बॉडी पार्ट को वो इंसान मैनिपुलेट करता है पेनिट्रेट करने के लिए, यानी कि वो बच्चे के किसी बॉडी पार्ट के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है ताकि वो आदमी पेनिट्रेशन कर पाए। और चौथा क्या है, बच्चे के किसी भी सेक्सुअल ऑर्गन पे या ऐसे किसी ऑर्गन पे अपना माउथ यानी कि मुंह अप्लाई करे। तो इन चारों की चारों चीजों को हमने क्या माना है सर, इन चारों की चारों चीजों को सेक्शन नंबर 3 के तहत हमने माना है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अब आप में से ज्यादातर लोगों का ये सवाल होना चाहिए कि सर एक बात बताइए, आपने तो हमें शुरुआत में बोला था कि यहाँ पे जो ऑफेंस है वो मेल और फीमेल दोनों के साथ हो सकता है। और जब आप बेयर एक्ट पे जाएंगे ना, जब आप बेयर एक्ट पे जाएंगे ना, मैं आपको यहाँ पे खोल के फटाफट दिखा देता हूँ। जब आप बेयर एक्ट पे जाएंगे तो आप जरा चौंक जाएंगे। हर जगह पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ही when he penetrates his penis, when he inserts to any extent, when he manipulates, when he applies his mouth, हर जगह पे ही शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका मतलब यह है कि केवल मेल ही इसके तहत वो हो सकता है जिसको सजा मिल सकती है। क्या केवल मेल ही अक्यूज हो सकता है? तो अगर आपका भी डाउट ये है तो इसका जवाब है नहीं। और इसका जवाब मैं आपको नहीं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ऐसा मल्टीपल केसेस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है, ऐसा मल्टीपल केसेस में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि ही का मतलब होता है शी भी, यानी कि ही हमने केवल लिख दिया है लेकिन इसका मतलब है मेल और फीमेल दोनों के ऊपर ये चीज एप्लीकेबल होगी, ये वाला केस एप्लीकेबल होगा। क्लियर हो रहा है आपको? सर आप अनअकैडमी में प्लस क्लासेस भी हैं क्या? हाँ हाँ, मेरी प्लस क्लासेस चल रही हैं बिल्कुल। अभी आप चाहें तो हमारी प्लस क्लास को देख सकते हैं। हम अभी यूपी पीसीएसजे का एक क्रैश कोर्स करवा रहे हैं, 2 महीने में पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस खत्म। ठीक है? नो नो, यू आर नॉट लेट, यू आर नॉट एट ऑल लेट। अभी अभी शुरू हुआ है बिल्कुल, अभी हम तो स्टार्टिंग के सेक्शंस में हैं। चलिए, पेंसिल चेंज करो। अरे भाई पेंसिल में क्या दिक्कत हो गई, अब पेंसिल में क्या प्रॉब्लम हो रही है? चलिए, तो हमने इस बात को समझ लिया कि जो ये है वो आपका पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कब होगा। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 4 क्या है सर, इसकी पनिशमेंट बताता है। तो अगर पनिशमेंट हमें देखनी है तो हमें कुछ नहीं करना है, यहां पे उसकी पनिशमेंट लिखी हुई है। अब इस पनिशमेंट को देखने के लिए हम आपको यहां पे लेके चलते हैं फटाफट और आपको इसकी पनिशमेंट को बताते हैं। पनिशमेंट क्या दी हुई है कि अगर कभी भी कोई इंसान कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करेगा तो उसकी पनिशमेंट है मिनिमम 10 इयर्स और मैक्सिमम जा सकता है लाइफ इंप्रिजनमेंट तक। इसका मतलब क्या है सर, मिनिमम 10 इयर्स यानी कि 10 साल से लेके लाइफ इंप्रिजनमेंट तक, प्लस उसके साथ फाइन भी। और ये चीज होगी क्या सर, आपका पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की पनिशमेंट। लेकिन लेकिन उसके साथ एक इंपॉर्टेंट कैच भी है। उसके साथ ये बताता है कि अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट 16 साल या उससे कम उम्र के बच्चे के साथ किया, ये था कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा, लेकिन अगर बच्चे की उम्र 16 साल या उससे कम है तो उसके लिए सजा और भी ज्यादा है। क्या है सर, यहां पे है मिनिमम 20 इयर्स अप टू लाइफ इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन। यानी कि अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चा है तो 10 साल मिनिमम सजा है, और अगर 16 साल से कम उम्र का बच्चा है तो 20 साल मिनिमम सजा है। उसके साथ ही साथ फाइन भी है, और उसके साथ ही साथ फाइन कितना होना चाहिए, फाइन इतना होना चाहिए कि उस बच्चे का जो मेडिकल एक्सपेंसेस है उसका खर्च निकल जाए, और उसके साथ ही साथ उस बच्चे को दोबारा रिहैबिलिटेट यानी कि उस बच्चे को दोबारा सेटल करने के लिए जो भी खर्च आएगा वो उस फाइन से वसूला जा सके। चलिए, ये बात तो क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने इस चीज को रीड भी कर लिया यहां पे। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर 5। अब सेक्शन नंबर 5 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने क्या देखा था सर, हमने क्या देखा था, हमने देखा था बड़ी आसानी से कि सेक्शन नंबर 3 जो है वो क्या है सर, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की बात करेगा। सेक्शन नंबर 4 इसकी पनिशमेंट की बात करेगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 5 एग्रावेटेड
एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट की बात करेगा, यानी कि यही सेम ऑफेंस लेकिन बहुत ज्यादा हायर डिग्री में, और जब कोई बहुत भरोसे का व्यक्ति इस क्राइम को करे। चलिए इस बात को अच्छे से समझते हैं अगली स्लाइड में। अब हम यहां पे देखेंगे सेक्शन नंबर 5 में तो लिखा हुआ है कि कौन कौन ये काम कर सकता है। सबसे पहले, अगर कोई पुलिस ऑफिसर अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में ये अपराध करे, अगर कोई आर्म्ड या सिक्योरिटी फोर्स का अधिकारी अगर अपनी कैपेसिटी, अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में ये काम करे, कोई पब्लिक सर्वेंट अगर ये काम करे, अगर कोई स्टाफ ऑफ जेल या रिमांड होम, यानी कि अगर किसी बच्चे को किसी कारणवश जेल जाना पड़ा, या अगर कोई बच्चा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत किसी जुवेनाइल होम में गया, किसी रिमांड होम में गया, और वहां के किसी व्यक्ति ने उसके साथ ऐसा कुछ काम किया, तो उस चीज को भी हम क्या मानेंगे? एक एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट मानेंगे। अगर कोई हॉस्पिटल के स्टाफ ने उसके साथ कोई ऐसा काम किया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मैं आपको बता दूं, हमारे देश में सबसे ज्यादा बच्चों के साथ जो गलत काम होता है ना, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ही होता है, और मोस्टली ये काम कौन करते हैं? वहां के टीचर्स, और इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं कि बच्चा इस बात को एक्सपोज ही नहीं कर पाता। तो अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का इंसान बच्चे के साथ कुछ ऐसा काम करे तो उसको भी एग्रावेटेड माना गया है। गैंग पेनिट्रेटिव असॉल्ट, यानी कि अगर कोई गैंग उसके ऊपर हमला करे, उसके साथ ही साथ अगर बच्चे को वेपन्स या जला के, बच्चे को धमका के, बंदूक दिखा के अगर उसके साथ कोई गलत काम किया जाए, अगर बच्चे के साथ कुछ गलत काम करते हुए आपने उसको ग्रीवियसली हर्ट किया, तो वो भी एग्रावेटेड माना जाएगा। अगर आपने बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट किया और वो करते करते बच्चे की डेथ हो गई, या बच्चे को एड्स जैसी कोई बीमारी हो गई, या बच्चा प्रेग्नेंट हो गया, या बच्चा मेंटली इल हो गया, भले ही टेम्पररी हो गया हो या परमानेंटली हो गया हो, तो उसको भी एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना गया है। उसके बाद आपने बच्चे की अगर डिसेबिलिटी का फायदा उठाया, अगर वो बच्चा देख नहीं सकता और आपने उसको भरोसा दिलाया कि बेटा मैं तुम्हारा वो हूं, पापा हूं या कोई और हूं, आप मेरे सामने कपड़े चेंज कर सकते हो, या आपने उस बहाने उस बच्चे के साथ कुछ गलत काम किया, तो उस सिचुएशन में भी ये एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जाएगा। उसके बाद अगर ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एक बार से ज्यादा किया आपने, तो वो भी एग्रावेटेड फॉर्म में माना जाएगा। उसके बाद किसी 12 साल के बच्चे से कम उम्र का किया गया, तो भी ये माना जाएगा कि एग्रावेटेड है। उसके बाद अगर किसी हाउस होल्ड या रिलेटिव ने किया, यानी कि कोई ऐसा आदमी, आपने अगर ना आपको पता हो तो हमारे देश में ऐसे बहुत सारे केसेस है जहां पे मामा लोग, चाचा लोग, ऐसे रिलेशन के लोगों ने बच्चों के साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस कमिट किया है। उसके बाद अगर कोई चाइल्ड सर्विसेज का ओनर या स्टाफ हो, चाइल्ड सर्विसेज का ओनर स्टाफ मतलब, चाइल्ड सर्विसेज का मतलब है कि बच्चों को जो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, स्पेशल होम्स होते हैं, उनके मालिक या स्टाफ में से किसी ने कोई ऐसा काम किया हो। अगर कोई इंसान कोई पोजीशन या अथॉरिटी ऑफ ट्रस्ट होल्ड करता हो, उसने बच्चे के साथ ऐसा कुछ काम किया हो, अगर किसी ने किसी प्रेग्नेंट चाइल्ड के साथ ये काम किया हो, यानी कि कोई बच्चा जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो गया उसके साथ भी ये दोबारा कोई गलत काम किया हो, अगर आपने बच्चे का अटेम्प्ट टू मर्डर किया हो, उसके साथ ही साथ कोई नेचुरल कैलामिटी या वायलेंस, यानी कि कभी कोई बाढ़ आई या सुनामी आई, उस सिचुएशन में वो बच्चा अपने घर वालों से दूर हो गया और उस मौके का फायदा उठा के अगर आपने उसके साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस कमिट किया, तो वो भी माना जाएगा क्या सर? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। उसके साथ ही साथ अगर आप प्रीवियसली इस ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हो चुके थे और दोबारा आपने फिर ऐसा कोई ऑफेंस कमिट किया, तो वो भी एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है। और आखिरी में है कि आपने बच्चों के साथ, मणिपुर का किस्सा तो हम सबको याद है कि अगर आपने बच्चे के साथ कोई ऐसा असॉल्ट किया और उस बच्चे को डिसरोब करके या उसके कपड़े उतार के उसको पब्लिकली घुमाया या उसको पब्लिकली एक्सपोज किया, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है सर? ये सारी की सारी चीजें एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, यानी कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हायर डिग्री का। अब इसके लिए सजा क्या है सर? उसको फटाफट देखते हैं। इसके लिए जो सजा दी हुई है वो बहुत ज्यादा सीरियस है। सबसे पहले रिगोरस इंप्रिजनमेंट बोल दिया, यानी कि बहुत सख्त तरीके से आप जेल में रहेंगे। उसके बाद मिनिमम 20 साल, यानी कि 20 साल तो रहना ही है। उसके साथ ही साथ लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है, यानी कि लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है, और उसके साथ फाइन भी हो सकता है, फाइन भी हो सकता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली डेथ भी हो सकती है। तो अगर आपको इसका एक कंसाइज फॉर्म लिखना है तो क्या लिखना है सर? इसका कंसाइज फॉर्म ये है कि इसमें जो पनिशमेंट है वो कितनी है सर? वो है कि आपको 20 साल से लेके डेथ तक का पनिशमेंट हो सकता है। और यही बात सेम आगे लिखी हुई है कि फाइन कितना होना चाहिए? अप्रोप्रिएट होना चाहिए सर, कि उस बच्चे के सारे एक्सपेंसेस को निकाला जा सके। सेक्शन नंबर 7 ये बात करता है सेक्सुअल असॉल्ट की। सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब मैंने क्या बताया था? फिजिकल एलिमेंट जुड़ा हुआ होना चाहिए, यानी कि कभी भी कोई इंसान अपने सेक्सुअल इंटेंशन के थ्रू बच्चे को छूता है या खुद बच्चे को मजबूर करता है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति को छुए, तो हम उसको क्या मानते हैं सर? सेक्सुअल असॉल्ट मानते हैं। और उस चीज में क्या बोला है यहाँ पे? बॉडी पार्ट्स बताए गए हैं कि बच्चे के किसी ऐसे बॉडी पार्ट को छूना या बच्चे को मजबूर करना कि वो किसी दूसरे व्यक्ति का ऐसा बॉडी पार्ट छुए, तो इस चीज को हम क्या मानते हैं सर? इस चीज को हम मानते हैं सेक्सुअल असॉल्ट। और इस चीज की सजा क्या दी हुई है उसको हम देखेंगे अगले इसमें। इसकी सजा है 3 साल से 5 साल प्लस उसके साथ ही साथ फाइन।
ठीक है, इसकी सजा है 3 साल से 5 साल प्लस उसके साथ फाइन। ठीक है, पुलिस, नेवी, आर्म फोर्स, ट्रस्टी, वेरी गुड अभिजीत जी, वेरी गुड। चलिए वेरी नाइस। चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं, अब और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमें और क्या देखना है, अब देखिए दोबारा वही चीज आ गई। हमने क्या देखा था, हमने इसके स्ट्रक्चर में क्या देखा था सर, हमने स्ट्रक्चर में देखा था पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, पनिशमेंट, फिर एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, पनिशमेंट, फिर सेक्सुअल असॉल्ट, पनिशमेंट, फिर एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। तो अब हम सेम चीज को दोबारा पढ़ने वाले हैं, इसलिए हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, हम केवल एक ओवरव्यू ले लेते हैं। और ओवरव्यू क्या कहते हैं, इसको ध्यान से देखिए। ये जो चीजें बताई गई है ना, जो हमने पहले पढ़ी थी, एग्जैक्टली वही चीज दी हुई है। कौन सा, सेक्शन 9 में, जो कि बात करता है सेक्सुअल असॉल्ट के एग्रावेटेड फॉर्म की। बस एक चीज को ऐड किया है, जो कि है पॉइंट नंबर वी में, जो कि अमेंडमेंट से ऐड हुआ है 2019 के। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है कि एनीवन हु कॉजेज और हेल्प्स अ चाइल्ड टू टेक ड्रग्स और केमिकल्स टू इंड्यूस अर्ली सेक्सुअल मैच्योरिटी। अगर आप में से बहुत लोगों को ना पता हो, तो हमारे देश में कई बच्चों को ऐसे ड्रग्स दिए जाते हैं, ऐसी दवाइयां दी जाती हैं, जिससे उनकी सेक्सुअल मैच्योरिटी, यानी कि उनकी बॉडी इस तरह से ग्रो करती है कि वो बहुत जल्दी सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। और अगर इस तरह का कोई काम किसी बच्चे के साथ करता है और उसके बाद उस बच्चे को सेक्सुअली मैनिपुलेट करता है, तो उसको एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट माना गया है। और उसकी सजा कितनी है सर, यहां लिखी हुई है 5 साल से 7 साल और उसके साथ ही साथ फाइन। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। चलिए उसके बाद हम आते हैं सेक्शन नंबर 11 में, जो कि बात करता है सेक्सुअल हरासमेंट का। हमने क्या देखा था, सेक्सुअल असॉल्ट और हरासमेंट में क्या फर्क है। असॉल्ट में फिजिकल एलिमेंट होता है, हरासमेंट में फिजिकल एलिमेंट नहीं होता है। अब हरासमेंट को समझते हैं। अगर कभी भी कोई इंसान वर्बल या जेस्चरल फॉर्म में किसी बच्चे को हरास करे, यानी कि कुछ ऐसे शब्द बोले जो अपने आप में बहुत ज्यादा अभद्र हो, या फिर चाइल्ड को एक्सपोज करे, यानी कि बच्चे को अपना बॉडी का कोई ऐसा अंग दिखाए जो कि सेक्सुअल ऑर्गन है। उसके बाद पोर्नोग्राफिक मटेरियल, यानी कि बच्चे को पॉर्न जैसी चीजों से एक्सपोज करे। उसके बाद स्टॉकिंग, यानी कि बच्चे को रिपीटेडली फॉलो कर रहा है, यानी कि बच्चा जब ट्यूशन से घर आ रहा है तो रोज उसको फॉलो कर रहा है, बच्चा जब स्कूल जा रहा है तब उसको फॉलो कर रहा है, बच्चे को सोशल मीडिया पे बार बार फॉलो कर रहा है। फॉलो करने का मतलब है कि बच्चा जब नहीं चाहता कि वो उसके सोशल मीडिया पे आए तो बार बार उसको मैसेज करके परेशान कर रहा है। उसके साथ ही साथ बच्चे को धमका रहा है, बच्चे को धमका रहा है कि मैं तुम्हारी फेक इमेजेस को लीक कर दूंगा। और उसके साथ ही साथ बच्चे को पॉर्न के लिए इंसाइट कर रहा है, यानी कि बच्चे को पॉर्न दिखा रहा है या उस कोशिश कर रहा है कि बच्चा ऐसे चीजों को देख के एक्सपोज हो। इन सारे के सारे कामों को अगर कोई व्यक्ति करेगा किसी 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को, तो माना जाएगा कि वो उस व्यक्ति का क्या कर रहा है सर, सेक्सुअल हरासमेंट। और सेक्शन 12 में उसकी सजा दी गई है, वो क्या है सर, अप टू 3 साल, यानी कि 3 साल तक की जेल हो सकती है और उसके साथ ही साथ फाइन भी हो सकता है। हमारा चैप्टर नंबर 2 यहां पे खत्म हो गया। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप अभी हमसे पूछ सकते हैं। चलिए कोई डाउट है तो आप बताइए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े जल्दी क्विकली। हाँ भाई, किसी को कोई भी डाउट, कोई भी समस्या, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम शुरू करते हैं हमारा अगला पार्ट, जो कि है सर, अच्छा चलो इसका जवाब, चलिए इसको हम आखिरी में आपसे पूछेंगे। अभी आपसे सवाल अभी पूछेंगे तो आप लोग बोलेंगे कि अभी से सवाल पूछने लग गए। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 किसके बारे में बात करता है सर, अभी तक हमने देखा था सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हरासमेंट को। अब हम देखने वाले हैं क्या सर, पोर्नोग्राफिक, यानी कि अगर बच्चों को पोर्नोग्राफी के लिए कभी कोई मजबूर करता है तो उसकी बात करी गई है चैप्टर नंबर 3 में। इस बात को अच्छे से समझना है। सेक्शन कितने हैं, केवल 3। ये पहले बताता है कि कब बच्चे को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, इस बात को डिफाइन किया है सेक्शन नंबर 13 ने। 14 ने उसकी पनिशमेंट बताई है, और 15 ने बताया है कि अगर आप कभी भी पॉर्न जैसी चीज को स्टोर करते हो तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस पूरे के पूरे चैप्टर में। चलिए सबसे पहले देखते हैं सेक्शन नंबर 13, यूजिंग चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस। क्या कहता है ये कहता है कि कभी भी कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी बच्चे के सेक्सुअल ऑर्गन को दिखाता है, या बच्चे को किसी ऐसी चीज में क्या करता है, किसी सेक्सुअल एक्ट में एंगेज करने की कोशिश करता है डिजिटल फॉर्म में, या फिर किसी ऑब्सीन जो आपका रिप्रेजेंटेशन है उसको दिखाने की कोशिश करता है, तो मान लिया जाएगा कि वो चाइल्ड पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए वो बच्चे का इस्तेमाल कर रहा है। अब वो कहां यूज कर सकता है इसको, वो कहीं पे भी यूज कर सकता है, एडवर्टाइजमेंट में यूज कर सकता है, या टीवी चैनल पे यूज कर सकता है, या डिजिटल फॉर्म में इस कंटेंट को क्रिएट करने के लिए कर सकता है। आसान भाषा में समझिए, अगर कभी
कभी भी कोई व्यक्ति किसी भी इंसान को क्या करे सर, अगर कभी भी कोई व्यक्ति किसी बच्चे को किसी ऐसे कंटेंट में कास्ट करे जिसमें पॉर्न शूट हो रहा है, यानी कि वो बच्चा पूरा फुली ड्रेस्ड है लेकिन यहां पे पॉर्न फिल्म शूट हो रही है और वो बच्चा पीछे दिख रहा है, तो आप उस बच्चे को पोर्नोग्राफी के लिए यूज कर रहे हैं। या अगर आप उस बच्चे को एक्साइट करें कि आप आइए और पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाइए, तो आप उस बच्चे को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। अगर आपने उस बच्चे को किसी ऐसे एड फिल्म में शूट किया जहां पे कुछ एडल्ट कंटेंट दिख रहा है, तो आप पोर्नोग्राफिक कंटेंट में बच्चे को इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आपने ये सारे के सारे काम किए तो आपने क्या किया सर, उसके लिए सजा कितनी मिलेगी? उसके लिए सजा जो होगी उसको भी फटाफट देख लेते हैं। अगर एक सेकेंड, इसकी सजा आप यहां देखिए, हाँ, अगर आपने कभी भी पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए किसी बच्चे को यूज किया तो मिनिमम 5 साल की सजा और फाइन का प्रावधान है। लेकिन अगर आपने दूसरी बार ये काम किया तो सेकंड सब्सिक्वेंट टाइम में मिनिमम 7 साल और फाइन है। यानी कि पहली बार अगर आपने कभी किसी बच्चे को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज किया तो सजा कितनी होगी सर? तो उस सिचुएशन में सजा होगी मिनिमम 5 साल, और अगर आपने सेकंड टाइम किया तो सजा होगी 7 साल। लेकिन आप एक बात को सोचिए कि अगर 3, 5, 7 और 9, यानी कि किसकी बात कर रहा है सर? पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, उसके साथ ही साथ सेक्सुअल असॉल्ट और एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। यानी कि अगर आपने पॉर्न शूट करते करते बच्चे के साथ इनमें से कोई ऑफेंस भी किया तो उसकी सजा भी 4, 6, 8, 10 के हिसाब से होगी, प्लस सब सेक्शन 1। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब यह है कि अगर कभी कोई व्यक्ति पॉर्न को शूट कर रहा था और उसके साथ ही साथ उसने सेक्शन 3 के तहत पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट भी बच्चे के साथ कमिट कर दिया, तो उसकी सजा क्या होगी? जो सेक्शन 3 में सजा दी हुई है, यानी कि मिनिमम कितनी? 10 इयर्स, उतनी सजा तो उसको होगी, प्लस उसके साथ ही साथ यहां जो सब सेक्शन 1 में दी हुई है अप टू कितना दिया हुआ है सर, एक बार उसको देख लेते हैं, मिनिमम 5 इयर्स, तो मिनिमम उसको 5 इयर्स की सजा वो भी होगी। यानी कि जो इस चैप्टर में सजा दी है वो भी होगी, और अगर उस चैप्टर में कोई अपराध किया तो वो भी सजा उसको दी जाएगी। दोनों सजाओं का कलेक्शन उसको, उसके पापों की सजा उसको इस तरीके से मिलने वाली है। ठीक है सर, इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, अभी सेशन के एंड में आपको बताता हूं। एट लार्ज चाइल्ड के पर्पस के लिए हो रहा हो, हाँ हाँ, चाइल्ड के पर्पस के लिए हो रहा हो कंपलसरी नहीं है। अगर आपने बच्चे को केवल दिखा भर दिया, उसके पर्पस के लिए हो रहा हो या ना हो रहा हो, वो अपने आप में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का पार्ट हो गया। चलिए ठीक है, वेरी गुड सचिन जी। आप जो है मेरे ख्याल से शुरुआत से देख रहे हैं वीडियो को, तो आपका जवाब वो वाला आया है जो मैंने बड़ा शुरुआत में पूछा था। खैर कोई बात नहीं, चलिए हम इस बात को पढ़ना शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 15 पे। अब सेक्शन नंबर 15 3 सब सेक्शन में डिवाइडेड है। मैंने आपको क्या बताया था इस चैप्टर का क्या है? इस चैप्टर को इस तरीके से डिवाइड करिए कि जो 13 है वो ये बताता है कि किस चीज को पोर्नोग्राफिक कंटेंट या कास्टिंग माना जाएगा, 14 उसकी पनिशमेंट बताता है, और जो 15 है ना सर, जो 15 है सेक्शन, वो हमें बताता है कि कब चाइल्ड पोर्नोग्राफी को स्टोर करने पे सजा दी जाएगी। और इसमें भी 3 कैच हैं, इस बात को ध्यान से देखिए। जो सबसेक्शन 1 है ये बोलता है कि अगर आप कभी भी किसी ऐसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी के कंटेंट आपके पास पाया गया जो कि अपने आप में क्या है, पॉर्न है और उसमें बच्चा इंक्लूडेड है, और आपको ये बात आपको देख के समझ में आई कि आप उसको गलती से डिलीट करना भूल गए या डिस्ट्रॉय करना भूल गए, या आप पुलिस के पास जाके रिपोर्ट नहीं किए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा सर? उस सिचुएशन में आपको मिनिमम 5,000 रुपए का फाइन होगा, और अगर कोई रिपीट ऑफेंडर है यानी कि बार बार इस अपराध के लिए पकड़ा गया तो उसको फाइन होगा सर 10,000 रुपए का। ये बात तो क्लियर है। लेकिन अब इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कैच है। अगर आपके पास, यानी कि अगर आपके पास पॉर्न मिला किसी बच्चे का और उसमें यह पता चला कि आप उसको डिलीट करना भूल गए थे या पुलिस को बताना भूल गए, पहली बार की गलती है तो 5,000 रुपए फाइन, बार बार ऐसी गलती पकड़ी गई तो 10,000 रुपए फाइन। अगर आपके पास ऐसा कोई बच्चे का रिलेटेड पॉर्न मिला, सबसेक्शन 2 बोलता है, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस से इस्तेमाल करने वाले थे, यानी कि आप अपने दोस्तों में भेजने वाले थे या आप अपने दोस्तों को भेज रहे थे, या फिर आप क्या करने वाले थे, आपने अपना एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है वहां पे आप उसको भेज रहे थे, तो अगर ऐसी कोई आपका काम था तो उस सिचुएशन में क्या है सर, आपको अप टू 3 साल का इंप्रिजमेंट और फाइन दोनों हो सकता है। तो अगर आपने ऐसा कुछ काम किया तो आपकी सजा कितनी है सर? 3 साल का इंप्रिजमेंट, 3 साल का इंप्रिजमेंट प्लस फाइन, ये दोनों की दोनों चीजें आपको मिल सकती हैं। उसके बाद क्या आता है सर? उसके बाद आता है सब सेक्शन 3। सब सेक्शन 3 को समझते हैं। सब सेक्शन 3 क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आपने कमर्शियल पर्पस के लिए बच्चे के पॉर्न का इस्तेमाल किया, यानी कि आपके पास किसी बच्चे का पॉर्न मिला और ये बात पता चली कि आप उसको सेल करेंगे, बिजनेस करेंगे, या किसी वेबसाइट पे अपलोड करेंगे और उससे पैसा कमाएंगे, यानी कि आपका रियल इंटेंशन है उसका बिजनेस करना और पैसा कमाना, तो आपके लिए जो सजा है वो कितनी है?
3 से 5 साल फाइन और बोथ, और अगर दोबारा किया तो 5 से 7 साल। तो हमें सिंपल शब्दों में क्या समझना है सर? हमें सिंपल शब्दों में समझना है कि अगर सब सेक्शन 1 में दोस्तों को भेजने के लिए ऐसा कुछ कहीं आप मिला कि आपने कोई पॉन को स्टोर किया है, तो पहली बार में 5,000 रुपए का फाइन, सेकेंड टाइम में कितना सर? 10,000 रुपए तक का फाइन। दूसरे में बोला गया कि अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखा था, हाँ, तो फिर आपके लिए कितना है सर? अप टू 3 साल की इंप्रिजनमेंट। उसके बाद तीसरा सबसेक्शन क्या कहता है? तीसरा सबसेक्शन कहता है कि अगर आप बिजनेस के पर्पज से उसको रख रहे थे, तो फिर पहली बार में 3 से 5 साल की सजा और दूसरी बार में 5 से 7 साल की सजा, और इन सब में फाइन इंक्लूडेड है। और ये हमारा अगला चैप्टर भी ओवर। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं, मुझे जल्दी से बता दो। कहीं कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हैं आप। यहां तक कि केस में भी विक्टिम हो तो उसका फोटो मीडिया, हाँ 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 हाँ, उसके फोटो को कभी भी पब्लिक नहीं किया जाता अगर कोई भी विक्टिम होता है तो। बिल्कुल करेक्ट बात है। अच्छा, रेड वाली इंक में वो मुझे समझ में आ रहा है, दिख नहीं रहा, तो मैं उसको लिखता जा रहा हूँ साइड साइड में, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला चैप्टर शुरू करते हैं। चलिए, अगला है हमारा चैप्टर नंबर 4, जो कि बात करता है किसके बारे में सर? अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस के बारे में। यानी कि कब किसी चीज का अबेटमेंट माना जाएगा और कब किसी चीज का अटेम्प्ट माना जाएगा। अबेटमेंट और अटेम्प्ट समझाने की जरूरत मुझे तो आपको नहीं है, ये बात आप बड़ी अच्छी तरह ऑलरेडी जानते हैं। क्या कह रहा है ये कि कब किसी चीज को अबेटमेंट माना जाएगा और कब किसी चीज को अटेम्प्ट माना जाएगा। अब ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट बात तो हमने समझ ली है। क्या है ये? सबसे पहले कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति क्या करे, इंस्टिगेट करे कभी किसी दूसरे व्यक्ति को किसी ऑफेंस के लिए, या किसी एक या दो व्यक्ति को, पर्सन इन एनी कॉन्स्पिरेसी ऑफ डूइंग दैट ऑफेंस, यानी कि कभी किसी वो कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व हो जाए कि जिस कॉन्स्पिरेसी में वो लोग क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि किसी इंसान को इंस्टिगेट किया जाए कि वो ऐसा ऑफेंस कमिट करे। इंटेंशनली एड्स बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट ऑफेंस, यानी कि वो क्या कर रहा है, इंटेंशनली एड कर रहा है किसी व्यक्ति को कि वो ऐसा कोई ऑफेंस कमिट करे पॉक्सो एक्ट के तहत। तो हम क्या मानेंगे कि उस व्यक्ति ने अबेटमेंट कमिट कर दिया है। अब इस चीज के बारे में क्या मतलब है, इसका बड़ा आसान भाषा में एग्जांपल समझिए। मान लेते हैं कि ये एक चाइल्ड है, ये एक चाइल्ड है जिसकी उम्र है 16 साल। ठीक है, अब यहां पे क्या है, अगर ये व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति P2 को क्या कर रहा है, बार बार उकसा रहा है कि यार तू तो उसके घर पे अकेले रहता है, तू एक काम कर, उसके साथ एक सेक्सुअल ऑफेंस कमिट कर ले, तो हम क्या मान लेंगे कि वो एक अबेटमेंट कर रहा है। सिमिलर सिचुएशन में यहां पे भी देखिए, अगर यहां पे भी कोई दूसरी व्यक्ति है, मान लेते हैं एक और बच्ची है जिसकी उम्र है 12 साल, और यहां पे भी अगर ये व्यक्ति, यहां पे 12 ऐसे लोग हैं जो इस बच्ची के तहत कोई क्राइम करना चाहते हैं या उसके साथ इन्वॉल्व हैं, और ये क्या कर रहा है, इस ग्रुप का हिस्सा है या उसका पार्ट बना हुआ है। इसने बोला कि आप इस बच्ची के साथ कुछ गलत काम अगर करोगे तो मैं आपको अपनी कार दे दूंगा, तो ये अबेटमेंट का पार्ट हो जाएगा, उसके साथ ही साथ उसका क्राइम का भी पार्ट बन जाएगा। अब उसके बारे में क्या है आप उसको देखिए, उसकी सजा कितनी है। अबेटमेंट, अगर कभी भी कोई व्यक्ति, सेक्शन नंबर 17 हमें बताता है कि कभी भी कोई व्यक्ति अबेटमेंट करता है तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, वही पनिशमेंट होगी जो उस ऑफेंस के लिए है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं और इस बात को बड़ी आसान भाषा में तुरंत समझते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए, अगर कभी भी ऐसा हो, कभी भी ऐसा हो कि इस व्यक्ति ने एक दूसरा व्यक्ति जिसका नाम था रमेश, अगर किसी का नाम रमेश है तो आई एम रियली सॉरी, दिमाग में जो नाम आया मैंने लिख दिया। अगर कोई रमेश नाम का व्यक्ति है और इसका नाम है S1, तो S1 नाम के व्यक्ति ने रमेश को क्या किया, उकसाया। क्यों उकसाया? क्योंकि रमेश इस लड़की का ड्राइवर था और उसने इसके साथ बोला कि तुम इसके साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस कमिट करो। अगर रमेश ने इसको उकसाया और रमेश ने इस बच्ची के साथ कुछ गलत काम किया, तो जाहिर सी बात है कि रमेश को तो सजा होगी होगी, सेक्शन 3, 5, 7 और 9 के तहत जो भी सजा बनेगी वो तो मिलेगी मिलेगी। लेकिन अगर ये बात प्रूव हो गई कि इस S1 नाम के व्यक्ति ने रमेश को उकसाया था, यानी कि अबेट किया था, तो ये बात तय है कि जितनी सजा रमेश को मिली है उतनी ही सजा इस व्यक्ति को भी मिलेगी, भले इस व्यक्ति ने केवल उसको मौखिक तौर पे उकसाया था, इसमें बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। यही बात हमें बोलता है सेक्शन नंबर 17। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 18 पे। 18 बात करता है अटेम्प्ट की। ठीक है, अभी तक समझ में आ रहा है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में देखता चलूं। अच्छा, पढ़ाई का अड्डा कह रहे हैं रेड से ना लिखो, समझ नहीं आ रहा है, खुद खुद देख लो। तो मैं रेड से नहीं लिख रहा हूं, इसलिए तो मैं येलो से लिख रहा हूं। अब समझ में आ रहा है? ठीक है, वो रेड वाली इंक से मैंने नहीं लिखा है, वो रेड वाली इंक पहले से पीपीटी में बनी हुई है, तो मैं आपको जो भी समझ नहीं आता तो मैं उसको दोबारा उसको लिख दे रहा हूं। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद यहां पे क्या लिखा हुआ है, अटेम्प्ट की पनिशमेंट क्या होगी, एग्जैक्टली उसी चीज का ब्यौरा यहां पे दिया गया है। चलिए उसको फटाफट देखते हैं। ये कह रहा है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, whoever attempts to commit any offense punishable under this act or to cause such an offense to be committed and in such attempt does any act towards the commission of the offense shall be punishable with imprisonment for any description provided for the offense for a term which may extend to 1/2 of the imprisonment of life or as the case may be 1/2 of the longest term of imprisonment provided for that offense for the uh, with time or with both, with fine or with both। अब देखो इस बात को अच्छे से, इस सेक्शन में अटेम्प्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब इस बात को ध्यान से देखो, हम सब लॉ के स्टूडेंट्स को यह बात पता है कि अटेम्प्ट के बारे में लॉ कहता क्या है, लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ा कैच भी है। कैच क्या है, इस बात को ध्यान से देखना। इसने बोला कि अगर कभी भी किसी पर्सन ने कोई ऐसा एक्ट किया जिससे एक ऑफेंस कमिट हो सकता था या ऐसा एक्ट करने की कोशिश भी करी, यानी कि कभी भी किसी व्यक्ति ने अगर कोई ऐसा एक्ट किया या ऐसा एक्ट करने की कोई कोशिश भी करी जिससे कोई ऑफेंस हो सकता था, तो उस व्यक्ति को सजा कितनी मिलेगी, उसकी पनिशमेंट क्या होगी। अब यहां पे दो तरह की पनिशमेंट लिखी हुई हैं जो बच्चे को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देती है, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। क्या कह रहा है कि अगर उसकी पनिशमेंट, यहां पे नई स्लाइड में समझते हैं, अगर कोई ऑफेंस है, अगर कोई ऐसा ऑफेंस है तो उसकी पनिशमेंट दो फॉर्म में हो सकती है। अगर उस ऑफेंस की पनिशमेंट लाइफ इंप्रिजनमेंट है तो वो जितने भी साल का लाइफ इंप्रिजनमेंट है उसका आधा, ठीक है। और अगर कोई दूसरी पनिशमेंट है, जैसे कि मान लो 20 साल या मान लो 10 साल या मान लो 5 साल या मान लो 7 साल, तो इन सबका जो आधा होगा वो उसकी पनिशमेंट होगी। यानी कि अटेम्प्ट की पनिशमेंट कितनी होगी सर, हमेशा आधा। अगर कोई इंसान अटेम्प्ट करता है तो उसकी पनिशमेंट पॉक्सो एक्ट के तहत होगी, जो उस रियल ऑफेंस है उसके पनिशमेंट का आधा पनिशमेंट उसको मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए ठीक है, क्लियर है कि नहीं सबको, ठीक है, वेरी गुड। ये वाला चैप्टर भी फिर ऑलमोस्ट ओवर ही हो गया है। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 किसके बारे में बात करता है, रिपोर्टिंग के बारे में बात करता है। और इस बात में मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि इस एक्ट के तहत अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो वो भी अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ा क्राइम है। इस बात को हम बड़ी आसान भाषा में बड़ी इजीली समझते हैं। क्या कह रहा है ये, सबसे पहले सेक्शन नंबर 19, 20, 21, 22 और 23 इसके अंदर दिए हुए हैं। क्या कहता है, ये बात करता है रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंसेस की। 19, 20 कहता है ऑब्लिगेशन ऑफ मीडिया स्टूडियो फोटोग्राफिक फैसिलिटी टू रिपोर्ट केसेस, यानी कि ये जो मीडिया वाले होते हैं इनको किस तरीके से रिपोर्ट करना है और किस बात को रिपोर्ट नहीं करना है। फिर पनिशमेंट दे दी है यहाँ पे, ये दो सेक्शन पनिशमेंट के हैं कि अगर आप ऊपर वाली चीजों को कंप्लाई नहीं करोगे तो आपको ये सजा मिलेगी। और आखिर में 23 है प्रोसीजर का। याद करिए, इस लेक्चर की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ये एक 4 डायमेंशनल लॉ है, यानी कि इस लॉ में सबसे खास बात क्या है सर, इस लॉ की सबसे खास बात यह है कि ये प्रोसीजर के भी बारे में बात करता है, विक्टिम एड के भी बारे में बात करता है, के बारे में भी बात करता है और पनिशमेंट के भी बारे में बात करता है। तो इन सारी की सारी चीजों का एग्जांपल आपको मिलेगा यहां पे। चलिए सेक्शन नंबर 19 को देखते हैं। सेक्शन नंबर 19 किसके बारे में बात करता है सर, ये रिपोर्टिंग के बारे में बात करता है कि रिपोर्टिंग होनी कैसे चाहिए। अब इस बात को अगर हम ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा, इसने कहा सबसेक्शन 1 में एनी पर्सन इंक्लूडिंग अ चाइल्ड हु फियर्स और नोज एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज लाइकली टू हैपन और हैज हैपेंड मस्ट रिपोर्ट इट। यहां पे देखिए लिखा हुआ है मस्ट रिपोर्ट इट, यानी कि कंपलसरी है, रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। अगर ये एक्ट कहता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको पता है कि इस एक्ट के तहत कोई ऑफेंस हुआ है या होने वाला है, और अगर उसको ये बात पता है तो उसको उसकी रिपोर्टिंग कंपलसरीली करनी पड़ेगी। उसके बाद ए वाला क्या कहता है, द स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और टू द लोकल पुलिस। अब ये रिपोर्टिंग कहां करनी है, या तो जुवेनाइल पुलिस के पास जाइए या तो लोकल पुलिस के पास जाइए। अब ये बात क्या है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट इस एक्ट के तहत स्टैब्लिश हो जाती है और हर जगह पे ये अवेलेबल होती है। लेकिन अगर आप वहां नहीं भी जा पा रहे हैं तो आप नॉर्मल पुलिस थाने में जाके इसकी रिपोर्टिंग करवाइए। उसके बाद क्या है, एवरी रिपोर्ट मस्ट बी असाइंड एन एंट्री नंबर एंड रिकॉर्डेड इन राइटिंग, यानी कि इस बात को इंश्योर करने के लिए कि कोई भी फ्रॉड ना हो और पुलिस वाले किसी केस को ओवरलुक ना कर दे, इसलिए बहुत जरूरी है कि हर रिपोर्ट की क्या हो सर, एक एंट्री नंबर लिखा जाए। उसके बाद द रिपोर्ट मस्ट बी रेड अलाउड टू द इन्फॉर्मेंट, जो भी इंसान ये इंफॉर्मेशन लेके आया है उसको ये रिपोर्ट क्या है, जोर से पढ़ के सुनानी है। उसके बाद क्या है,
है, द रिपोर्ट मस्ट बी एंटर्ड इन अ बुक मेंटेन्ड बाय द पुलिस यूनिट। जो भी पुलिस यूनिट है उसको एक बुक को मेंटेन करना है और उस बुक के अंदर उस रिपोर्ट की एंट्री को करना है, यानी कि ये चीज इस हम चीज में हमने देखा। उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है सबसेक्शन 3 जो हमें बताता है अगर कोई चाइल्ड ये रिपोर्ट लेके आया है तो उस चीज में क्या करना है, आपको जो रिपोर्ट है उसको इतनी सिंपल भाषा में नोट करना है जिसको वो बच्चा समझ जाए। उसके बाद सबसेक्शन 4, इफ द चाइल्ड डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज इन विच द रिपोर्ट इज बीइंग रिकॉर्डेड, एक ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर का इंतजाम करिए। यानी कि हमने सबसे पहले क्या देखा कि अगर कोई इंसान यहां पे रिपोर्ट लेके आया है तो उसको लिखना पड़ेगा, पुलिस यूनिट को लिखना पड़ेगा, अपनी बुक में एंट्री करनी पड़ेगी। उसके बाद रिपोर्ट लिख लेने के बाद जोर से पढ़ के सुनाना होगा कि हमने रिपोर्ट में लिखा क्या है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर बच्चा ये रिपोर्ट लिखवाने आया है तो बड़ी आसान भाषा में इसको आपको लिखना है। अब ये बात बड़ी ज्यादा पॉसिबल है कि कोई केरला का बच्चा दिल्ली में आके कुछ काम कर रहा हो, मजबूरी में किसी और चीज में घर वालों से बिछड़ गया, ट्रेन से छूट गया। अब अगर ऐसे बच्चे को अपनी कोई रिपोर्ट लिखवानी है तो जाहिर सी बात है कि केरला में जो मलयालम चलती है वो बच्चे को दिल्ली में नहीं आती, और दिल्ली के पुलिस ऑफिसर को मलयालम नहीं आती, बच्चे को हिंदी नहीं आती। तो उस सिचुएशन में कोई ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर का भी इंतजाम किया जा सकता है। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद जब बच्चा ये रिपोर्ट लेके आए, जब बच्चा आपके पास रिपोर्ट लेके आए और आपको लगे कि इस बच्चे को जरूरत है, तो 24 घंटे के अंदर, देखिए यहां पे लिखा हुआ है 24 घंटे के अंदर उस बच्चे को किसी शेल्टर होम या हॉस्पिटल में आपको पहुंचाना है। अब इस बात को अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले बात आई रिपोर्ट की, रिपोर्ट को लिखना है। उसके बाद रिपोर्ट अगर कोई बच्चा लेके आया है तो आपको सिंपल भाषा में लिखना है, जरूरत अगर पड़ी तो कोई ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करना है, और उसके साथ ही साथ अगर लगा तो 24 घंटे के अंदर बच्चे को किसी प्रोटेक्शन होम में लेके तुरंत पहुंच जाना है। यहां तक हमने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास 6th और 7th सबसेक्शन क्या कहते हैं, द पुलिस मस्ट विदाउट डिले विद इन 24 आवर्स रिपोर्ट द मैटर टू द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी एंड स्पेशल कोर्ट और इफ अनअवेलेबल द कोर्ट ऑफ सेशन। यानी कि वो क्या करना है, जो हमारा सेम सीआरपीसी का प्रोसेस है कि अगर कभी कोई क्राइम रिपोर्ट होता है तो आपको तुरंत क्या करना है सर, मजिस्ट्रेट के पास जाना है। इनको भी यही करना है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास जाना है और उसके तुरंत साथ साथ स्पेशल कोर्ट यानी कि पॉक्सो कोर्ट के पास जाना है। और अगर पॉक्सो कोर्ट नहीं है तो आप कहां जा सकते हैं सर, सेशंस कोर्ट में भी जा सकते हैं। उसके साथ ही साथ नो वन विल फेस सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर रिपोर्टिंग द केस इन गुड फेथ। अब देखो कई बार क्या होता है, पुलिस वाले उसी व्यक्ति को फंसा देते हैं जो इस केस को लेके आया। तो यहां पे इस बात को साफ साफ बता दिया गया कि आप में से किसी भी इंसान को कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी फेस नहीं करनी पड़ेगी अगर आपने कोई केस की रिपोर्टिंग करी है। ठीक है, तो ये सेक्शन नंबर 19 जो कि इतना बड़ा एक्ट आपको दिख रहा था, उसको कंसाइज फॉर्म में मैं अगर बताऊं तो सब सेक्शन 1 बात करता है रिपोर्टिंग की, 2A बात करता है एंट्री की, 2B बात करता है कंफर्मेशन की, 2C बात करता है रिकॉर्ड कीपिंग की, यानी कि कंफर्म करना है, एंट्री करनी है, रिकॉर्ड लिखना है बुक में। 3 बात करता है सिंप्लिसिटी की, यानी कि सिंपल भाषा में लिखना है अगर बच्चा रिपोर्टिंग करे। 4th बात करता है ट्रांसलेशन की, यानी कि अगर बच्चा किसी दूसरी भाषा को जानता है तो वहां पे आप ट्रांसलेटर बुलाइए। 5वां बात करता है प्रोटेक्शन की, अगर बच्चे को लगे तो तुरंत किसी शेल्टर होम में लेके जाइए। उसके बाद 6वें की आपको नोटिफिकेशन देना है, किसको, स्पेशल कोर्ट को देना है, और एक जुवेनाइल केयर जो सिस्टम है उसको देना है। और 7वां क्या कहता है सर, इम्यूनिटी, यानी कि अगर कोई व्यक्ति गुड फेथ में एक रिपोर्टिंग लेके आया है तो उसके ऊपर कोई भी सिविल या क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनेगी इस एक्ट के तहत। यहां तक सब समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? चलिए, उसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर 20 जो कि बात करता है मीडिया हाउसेस के बारे में। अब ये मीडिया हाउसेस का क्या चक्कर है सर, इसको भी बड़ी आसानी से समझते हैं। ये कह रहा है मीडिया होटल स्टूडियो एंड सिमिलर एस्टैब्लिशमेंट्स मस्ट रिपोर्ट एनी चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन मटेरियल दे कम अक्रॉस टू द पुलिस और स्पेशल जुवेनाइल यूनिट। यानी कि आपने कई बार देखा होगा कि कभी भी हमारे देश में कोई क्राइम होता है ना, तो सबसे पहले मीडिया वालों को पता चल जाता है। तो ये उनके ऊपर भी ऑब्लिगेशन डालता है, क्योंकि मीडिया वाले एक्सेप्शन ले लेंगे कि सर हम तो रिपोर्टिंग वाले हैं, हमारा क्या जिम्मेदारी है। तो ये बोलता है कि जितने भी मीडिया हाउसेस हैं उनकी भी इस बात की बिल्कुल स्ट्रांग जिम्मेदारी है कि उनको क्या करना है, अगर उनकी नॉलेज में कुछ आया तो उसकी तुरंत उनको रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है सेक्शन नंबर 21 कि अगर कोई पर्सन, अब देखिए मुझे पता है कि आपको यहां से क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, अगर पुलिस डिले करती है केस कोर्ट में ले जाने में, सनशाइन जी बोल रही है कि अगर पुलिस डिले करे केस को कोर्ट में ले जाने में तब क्या करें। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े इत्मीनान से रहना है। आप केवल कोर्ट में जाके खुद एक कंप्लेंट दे दीजिए पुलिस के पॉक्सो कोर्ट में, लिख के लिखित में, या एसपी को दे दीजिए, सीनियर पुलिस ऑफिसर को, और वो चीज अपने आप कंप्लाई हो जाएगी। चलिए, उसके बाद क्या कह रहा है सब सेक्शन 1, ये कह रहा है 21 का कि अगर कोई इंसान फेल कर जाता है रिपोर्ट करने से
और अगर उसको 19 सब क्लॉज 1 में या सेक्शन नंबर 20 में रिपोर्ट करना था, यानी कि किसी मीडिया वाले को या फिर किसको, किसी आदमी को जिसको पता था, मैंने बताया था ना मैंडेटरी कंप्लेंट है, अगर आपको पता है तो कंप्लेंट करनी पड़ेगी और अगर नहीं करी तो सजा है उसकी। सजा कितनी है? इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ्स, यानी कि अप टू आपको 6 महीने क्या करना पड़ेगा सर? जेल में रहना पड़ेगा और उसके साथ फाइन या तो फिर दोनों, यानी कि आपको 6 महीने तक की कैद हो जाएगी अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं करी। इफ अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ कंपनी और इंस्टीट्यूशन फेल्स टू रिपोर्ट एन ऑफेंस कमिटेड बाय अ सबऑर्डिनेट अंडर देयर कंट्रोल, दे इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर एंड फाइन। ये क्या कह रहा है? अगर कोई स्कूल का प्रिंसिपल है, उसको पता चला कि उसके स्कूल के किसी टीचर ने ऐसा कोई ऑफेंस किया, या कोई इंस्टीट्यूशन का हेड है, यानी कि कोई बहुत बड़ा, कोई कॉलेज का वाइस चांसलर है या कोई कॉलेज का प्रिंसिपल है, उसको पता चला कि उसके यहाँ पे किसी एम्प्लॉय ने कोई पॉक्सो का कोई क्राइम कमिट किया और उसने रिपोर्ट नहीं किया, तो उसकी क्या सजा है सर? अप टू 1 ईयर प्लस फाइन, यानी कि 1 साल तक की कैद और उसके साथ ही साथ फाइन हो सकता है। उसके बाद द पनिशमेंट इन सबसेक्शन 1 डज नॉट अप्लाई टू चिल्ड्रन अंडर दिस एक्ट, यानी कि आप बच्चे को ही सजा नहीं दे सकते इस एक्ट के तहत कि तुमने आके रिपोर्टिंग क्यों नहीं करी, यानी कि ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? थर्ड पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो आके क्या कर सकता है? मुझसे अभी पूछ सकता है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और फिर हम देखते हैं सेक्शन नंबर 22 को। सेक्शन नंबर 22 पॉक्सो का क्या बोलता है सर? एक बार फटाफट देखते हैं। ये कह रहा है एनी पर्सन फॉल्स कंप्लेंट, सोल इंटेंशन, डिफेमेशन, एक्सटॉर्ट या थ्रेट, अप टू 6 मंथ फाइन और बोथ। अब देखो एक बड़ी कॉमन सी चीज बताता हूं, हमारे देश में 2 लॉस का ना मिसयूज बहुत ज्यादा है। एक है सेक्सुअल हरासमेंट का केस और एक है सेक्सुअल असॉल्ट का केस, और एक आप कह सकते हो डोमेस्टिक वायलेंस भी। ये तीनों के तीनों लॉज जो है ना बहुत ज्यादा मिसयूज किए जाते हैं हमारे देश में, और उसी के लिए ये लॉ को लिखना जरूरी था। इसने बोला कि अगर हमें कभी भी पता चला कि कोई भी ऐसा इंसान है जिसने कोई फॉल्स कंप्लेंट करी है, यानी कि झूठी शिकायत करी है, और उस झूठी शिकायत केवल इस इंटेंशन से करी है कि सामने वाले व्यक्ति का नाम खराब हो जाए, उससे पैसा वसूल लिया जाए या ऐसा कुछ किया जाए, यानी कि पॉक्सो एक्ट का अगर मिसयूज किसी ने किया, तो उसकी सजा कितनी है? अप टू 6 मंथ्स, यानी कि 6 महीने तक की उसकी सजा है। उसके साथ ही साथ फाइन भी है और उसके साथ ही साथ और भी कुछ ऐड किया जा सकता है, यानी कि दोनों के दोनों को भी ऐड किया जा सकता है। उसके बाद अगर किसी ने फॉल्स कंप्लेंट या फॉल्स इंफॉर्मेशन करी है किसी बच्चे ने, सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर कभी किसी चाइल्ड ने, यानी कि किसी बच्चे ने अगर कभी कोई फॉल्स कंप्लेंट या फॉल्स इंफॉर्मेशन दी, तो उसको कोई सजा नहीं दी जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने अगर कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए हो तो जब क्रॉस एग्जामिनेशन चलता है ना, तो कई बार लोग ये प्रूव करवा देंगे बच्चे से कि हाँ मैंने गलती से मैंने झूठ बोल दिया था, मैंने कुछ कर दिया। इस सिचुएशन में बच्चे का जो राइट है वो वायलेट हो जाएगा और बच्चा इतना डर जाएगा कि शायद दोबारा कभी वो कंप्लेंट करने की हिम्मत भी ना करे अगर उसको इसी चीज पे सजा दे दी जाए। तो पॉक्सो का पूरा केस केवल इसी बात पे टर्न हो जाएगा कि कैसे हम बच्चे को पनिश कर सकते हैं इस चीज के लिए, या कैसे हम बच्चे को दोषी ठहरा सकते हैं। उसके बाद नॉट चाइल्ड, फॉल्स इंफॉर्मेशन अगेंस्ट चाइल्ड, विक्टिमाइज, अप टू 1 ईयर फाइन और बोथ। इस चीज को मैं आपको बताता हूं बेयर एक्ट को दिखा के, यानी कि हमें कहां जाना है सर? हमें जाना है सेक्शन नंबर 21 पे। बस ये देखिए यहां पे ये क्या कहता है? द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई टू चाइल्ड अंडर दिस एक्ट। ये तो बात हमें पता है, ठीक है, ये बात भी हमारी यहां पे क्लियर हो गई। हाँ, whoever not being a child makes a false complaint or provides false information against a child knowing it to be false thereby victimizing such child। यानी कि देखिए इसने क्या बोला, अगर कभी भी कोई व्यक्ति किसी भी बच्चे के अगेंस्ट क्या कर रहा है, कोई क्राइम कमिट करवा रहा है, यानी कि कभी किसी बच्चे के अगेंस्ट वो क्या कर रहा है, कोई कंप्लेन दे रहा है, और वो ये इसलिए कर रहा है ताकि वो बच्चा विक्टिमाइज हो या उस बच्चे का जो मेंटल स्टेटस है वो खराब हो, यानी कि अगर वो ऐसी कोई परिस्थिति बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें बच्चा विक्टिम बन जाए, यानी कि उसे किसी सामने वाले व्यक्ति का नाम नहीं खराब करना है, बस बच्चे की लाइफ खराब करनी है, इसलिए वो फेक कंप्लेन कर रहा है, तो उस सिचुएशन में जो सजा है वो कितनी है सर? अप टू 1 ईयर फाइन और बोथ। तो मैं उसको यहां लिख देता हूं ताकि आपका पूरा पॉइंट क्लियर हो जाए, यानी कि 1 साल तक की सजा और उसके साथ फाइन या फिर दोनों दिया जा सकता है। ये बात हमें पता चली सेक्शन नंबर 22 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 23, प्रोसीजर फॉर मीडिया, यानी कि मीडिया को किन प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। अब इस बात को अगर आप देखेंगे ना, तो मैं ये बात आपको समझाता हूं यहां पे, एक सेकेंड। चलिए मीडिया के लिए क्या प्रोसेस है, इस बात को हम यहां पे देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। ये क्या कह रहा है? नो पर्सन शैल मेक एनी रिपोर्ट, प्रेजेंट, कमेंट और एनी चाइल्ड फ्रॉम
from any form of media or studio or photographic facilities without having a complete and authentic information. कोई भी मीडिया हाउस किसी भी बच्चे की कोई भी रिपोर्टिंग नहीं करेगा जब तक उसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना हो, ताकि किसी का भी नाम खराब ना हो. उसके साथ ही साथ नो रिपोर्ट एनी मीडिया शैल डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ अ चाइल्ड. कभी भी किसी भी बच्चे की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना है, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कैच है पॉक्सो एक्ट में. यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि जब तक स्पेशल कोर्ट, यानी कि देखिए यहां पे लिखा हुआ है, जब भी स्पेशल कोर्ट इस बात को रिकमेंड करे कि हाँ ऐसा डिस्क्लोजर कर दो. देखिए यहां पे मैं आपको मार्क भी कर देता हूं, यहां पे लिखा हुआ है कि अगर स्पेशल कोर्ट ने ऐसा कोई डिस्क्लोजर करने बोला, यानी कि स्पेशल कोर्ट ने कभी बोला कि ऐसा डिस्क्लोजर कर दो, तो मीडिया हाउसेस को यह अलाउ होता है कि वो बच्चे का नाम छाप सकते हैं. यानी कि अगर आपसे कभी कोई पूछे कि क्या बच्चे का नाम पॉक्सो एक्ट के तहत लिखा जा सकता है, मीडिया हाउसेस उसको दिखा सकते हैं, तो उसका जवाब है जी हाँ बिल्कुल. लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, बिना पॉक्सो कोर्ट की परमिशन के ये काम नहीं किया जा सकता. उसके बाद द पब्लिशर और ओनर ऑफ द मीडिया स्टूडियो फोटोग्राफिक फैसिलिटी शैल बी जॉइंटली एंड सिवियरली लाइबल फॉर द एक्ट एंड ओमिशन ऑफ हिज एम्प्लॉय. यानी कि कभी किसी मीडिया हाउस के एम्प्लॉय ने अगर किसी बच्चे का नाम पब्लिश कर दिया या उसका नाम दिखा दिया, तो उसके लिए उसका ओनर सिवियरली और जॉइंटली उनकी तरह लाइबल होगा, यानी उसको भी उतनी ही सजा मिलेगी. उसके साथ any person who contravenes the provision of subsection 1 or subsection 2 shall be liable to be punished with imprisonment for either description for a period which shall not be less than 6 months but which may extend to 1 year or fine or both. यानी कि इसने क्या बोला सर, इसने हमें सिंपल शब्दों में केवल यह बताया कि अगर कभी कोई व्यक्ति ऐसा कोई अपराध करता है तो उसकी सजा कितनी होगी सर, उसकी सजा होने वाली है बहुत सिंपली 6 महीने से लेके 1 साल. यानी कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है सर, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 6 मंथ से लेके 1 ईयर की जो पनिशमेंट है वो किसी व्यक्ति को मिलेगी अगर उसने इसके तहत कोई भी अपराध कमिट किया. आप लोग को व्हाइट पेन चाहिए था, मैं भूल गया था. तो 6 मंथ से लेके 1 ईयर. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला देखते हैं. उसके बाद आता है हमारा चैप्टर नंबर 6 जो कि है 24, 25, 26 और 27. यानी कि ये क्या बात करता है सर, ये प्रोसीजर की बात करता है. बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें ऐसा कोई टेंशन लेने वाली तो बात ही नहीं है. चलिए इसको फटाफट देखते हैं. सबसे पहले क्या बोल रहा है कि अगर कभी भी कोई ऐसा ऑफेंस होता है कमिट, तो कोशिश करी जाए कि बच्चे के घर पे क्या किया जाए, इसका ऑफेंस को रिकॉर्ड किया जाए. कोई वुमेन ऑफिसर ही जाके इसकी रिकॉर्डिंग करे, यानी कि कोई वुमेन ऑफिसर ही जाके बच्चे से पूछताछ करे कि उसके साथ ये जो अपराध हुआ है उसमें क्या हुआ. उसके साथ ही साथ उस वुमेन ऑफिसर की रैंक या जो भी अधिकारी है उसकी रैंक कितनी होनी चाहिए, सब इंस्पेक्टर की. इस बात को ध्यान रखिएगा, जो यहाँ वुमेन ऑफिसर लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि कंपलसरीली वुमेन ऑफिसर ही होना चाहिए. जहां तक पॉसिबल हो एक वुमेन ऑफिसर ही होनी चाहिए. उसके बाद नो यूनिफॉर्म. जब कभी भी बच्चे से पूछताछ करी जाएगी पॉक्सो के मामले में, तो जो भी ऑफिसर उसकी पूछताछ करेगा वो यूनिफॉर्म में नहीं होना चाहिए, ये बात कंपलसरी है. उसके बाद नो कॉन्टैक्ट विद द अक्यूज्ड. जब कभी भी बच्चे का पूरा प्रोसेस चल रहा होगा, इन्वेस्टिगेशन का, बच्चे से पूछताछ का, ट्रायल का, उस पूरे के पूरे प्रोसेस में बच्चे को एक बार भी अक्यूज से आमना सामना नहीं होना चाहिए. उसके साथ ही साथ नो डिटेंशन इन द पुलिस स्टेशन. यानी कि बच्चे को कुछ भी हो जाए, 24 मतलब बच्चे को कुछ भी हो जाए पुलिस स्टेशन में रोक के नहीं रखना है, बच्चे को हमेशा घर भेज देना है. और उसके बाद आइडेंटिटी प्रोटेक्टेड अनलेस डायरेक्टेड बाय स्पेशल कोर्ट. कभी भी बच्चे की आइडेंटिटी को रिलीज नहीं करना है किसी मीडिया हाउस में या पब्लिक डोमेन में जब तक कि स्पेशल कोर्ट इस बात का निर्देश ना दे दे. बहुत बढ़िया. चलिए उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 24. ये तो हमने पढ़ लिया है, अब हमें पढ़ना है सेक्शन नंबर 25. सेक्शन नंबर 25 देखते हैं यहां पे. चलिए सेक्शन नंबर 25 क्या कहता है. सेक्शन नंबर 25 कहता है रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट बाय चाइल्ड ऑफ अ चाइल्ड बाय अ मजिस्ट्रेट. यानी कि इसने केवल सिंपल सा बोला है कि जो 164 सेक्शन है ना कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, वो एज इट इज यहां पे एप्लीकेबल होगा. और उसने क्या बोला कि provided that the provision contained in the first proviso of subsection 1 of section 164 of the code shall as far as permits the presence of advocate of the accused shall not apply in this case. ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है. ये कह रहा है कि जहां तक पॉसिबल हो और जब तक पॉसिबल हो, जब बच्चे का बयान ले रहा होगा मजिस्ट्रेट कोर्ट में, तो उस समय अक्यूज्ड यानी कि जो आरोपी व्यक्ति है उसका वकील कोर्ट में प्रेजेंट नहीं रहेगा. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि वो बच्चे को मैनिपुलेट ना करे, ताकि वो बच्चे को धमकाए ना. उसके साथ ही साथ the magistrate shall provide the child and his parents or his representative a copy of the document specified under section 207 of the code upon the final report being filed by the police. यानी कि एक बार पुलिस की रिपोर्ट आ गई और मजिस्ट्रेट ने अपनी क्वेश्चनिंग कर ली, तो जो भी उसका वो ऑब्जर्वेशन होगा, जो भी चीजों को वो नोट करेगा, वो क्या करेगा, बच्चे को और बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनको उसकी कॉपी देगा. उसके बाद क्या आता है सर? उसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर
26। 26 क्या कहता है? 26 कहता है द मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर मस्ट रिकॉर्ड द चाइल्ड स्टेटमेंट एज स्पोकन इन द प्रेजेंस ऑफ चाइल्ड्स पेरेंट्स, यानी कि बच्चों के पेरेंट्स का होना वहां पे जरूरी है और बच्चे ने एज इट इज जो बोला है वो उसके मजिस्ट्रेट को क्या करना पड़ेगा सर? लिखना पड़ेगा। ये एक कंपल्सिव रिक्वायरमेंट है। द मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर में यूज अ क्वालिफाइड ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर, यानी कि अगर मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को जरूरत लग रही है कि बच्चे की बात वो नहीं समझ पा रहे हैं तो वो एक ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। द मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर में कंसल्ट स्पेशल एजुकेटर और एक्सपर्ट असिस्ट इन रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट एज चाइल्ड विद डिसेबिलिटी, यानी कि अगर कभी कोई ऐसा बच्चा है जो किसी डिसेबिलिटी से गुजर रहा है तो उस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है सर? उस सिचुएशन में जो मजिस्ट्रेट है वो किसी एजुकेटर को, स्पेशल एजुकेटर को या किसी एक्सपर्ट की मदद को ले सकता है। उसके साथ ही साथ ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस, यानी कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस का भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर कभी ऐसी जरूरत पड़ी तो। ठीक है सर। एविडेंटरी वैल्यू क्या होगी स्टेटमेंट की? किसके स्टेटमेंट की पूछ रही है सनशाइन जी? किसके स्टेटमेंट की एविडेंटरी वैल्यू आप पूछ रही हैं? बच्चे के स्टेटमेंट की। बिल्कुल, बहुत ज्यादा एविडेंटरी वैल्यू है भाई। बच्चे ने जो बोला है एग्जैक्ट वैल्यू तो उसी की है ना, उसी पे तो पूरा केस बेस हुआ है। हाँ, अब एविडेंसेस क्या आते जाते हैं उसके साथ साथ उसकी एविडेंटरी वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन उसकी एविडेंटरी वैल्यू है। ये मत सोचेगा कि सीआरपीसी में हम जो एविडेंटरी वैल्यू ऑफ एफआईआर देखते हैं ये कुछ वैसा है। नहीं नहीं, यहाँ पे बच्चे के स्टेटमेंट की एविडेंटरी वैल्यू है। उसके बाद आता है 27 मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड, यानी कि बच्चे का जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उसके बारे में क्या प्रावधान है, चलिए उसको देखते हैं। अब ये क्या कहता है? ये कहता है that the medical examination of a child in respect of whom an offense has been committed under this act shall, notwithstanding that a first information report of complaint has been registered of the offense under the act, be conducted in accordance with the 164A of the CRPC। ये कह रहा है कि भले ही एफआईआर दर्ज हुआ हो या ना हुआ हो, बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन तुरंत करवाना है जितनी जल्दी हो पाए। उसके बाद इन केस द विक्टिम इज अ गर्ल चाइल्ड द मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड बाय अ वुमेन डॉक्टर। अगर एक पीड़ित बच्ची जो है वो फीमेल है तो एक फीमेल डॉक्टर ही उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करेगी। उसके बाद द मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट ऑफ द चाइल्ड और एनी अदर पर्सन द चाइल्ड ट्रस्ट, यानी कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन है बच्चे का वो उस बच्चे के या तो पेरेंट्स के साथ होगा, और कई बार ऐसा होता है कि बच्चा कोटा में है, माँ बाप बहुत दूर हैं, वहां पे पॉसिबल नहीं है माँ बाप का तुरंत आना, मेडिकल एग्जामिनेशन तुरंत करवाना है, तो उस परिस्थिति में वो बच्चा जिसको भी भरोसा करता हो, जिसपे भी उस बच्चे को ट्रस्ट हो, वो लोग क्या करेंगे? उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे। उसके साथ where in case the parent of the child or other person referred to in subsection 3 cannot be present for any reason, the medical examination of the child, the medical examination shall be conducted in the presence of a woman nominated by the head of the institution। अब देखो ये क्या कह रहा है, इस बात को ध्यान से समझना। ये कह रहा है कि जब कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति आएगी कि चाइल्ड का जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो आपको सबसे पहला एफआईआर लिखा है या नहीं मैटर नहीं करता, आपको उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करना है। उसके साथ साथ दूसरी बात क्या बोली कि चाइल्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन अगर उसके पेरेंट नहीं है तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसपे वो बच्चा भरोसा करता हो यानी कि ट्रस्ट करता हो वो कर ले। लेकिन अगर ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है तो वो जिस मेडिकल इंस्टीट्यूट यानी कि मेडिकल की संस्था यानी कि अस्पताल में है वहां के जो हेड हैं वो किसी एक फीमेल एम्प्लॉय को यानी कि कोई फीमेल डॉक्टर को नॉमिनेट करेंगे और वो उसके पेरेंट की तरह उस बच्चे के मेडिकल एग्जामिनेशन में उसके साथ रहेंगी, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि उस बच्चे के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। ठीक है, ये बात भी हमारी क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है चैप्टर नंबर 7 जो कि बात करता है स्पेशल कोर्ट्स के बारे में। अब स्पेशल कोर्ट का प्रावधान क्या कहता है? सबसे पहले डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट, फिर प्रिजम्पशन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट, एप्लीकेशन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। बड़ी आसान सी बात है, इसको देखना बड़ी आसानी से हम समझ लेंगे। क्या कहता है ये, इस बात को देखिएगा। सबसे पहले सेक्शन नंबर 28 कहता है डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट। ये एग्जैक्टली किसकी बात कर रहा है सर? ये एग्जैक्टली बात कर रहा है पॉक्सो के कोर्ट की। ठीक है, अब इस बात को अच्छे से देखना और अपने दिमाग में बैठा लेना। आखिरी की क्लास बची है 15-20 मिनट की, अब हमारा पॉक्सो एकदम ही खत्म होने वाला है। ठीक है, चलिए। कशिश कह रही है कि वॉइस नहीं आ रही है। कशिश जी एक बार आप हो सके तो माइक्रोफोन निकाल के, मेरा मतलब है ईयरफोन निकाल के ट्राई करिए, शायद वॉइस आए। ठीक है, चलिए अब मैं एक बार फटाफट आपको बताता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि हमें ये इस चीज को इतना ध्यान से क्यों पढ़ना है। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग अ स्पीडी ट्रायल द स्टेट गवर्नमेंट शेल इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट टू ट्राई द एक्ट। ये क्या कह रहा है? हर सेशन डिवीजन में
यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक, आप लोग जब सिविल जज बन जाएंगे ना, आप लोग जब जज बन जाएंगे तो जब आप लोग एडीजे की रैंक पे आएंगे ना, तो आप लोगों को पॉक्सो कोर्ट का जज बनाया जाएगा। और यही होता है पॉक्सो कोर्ट, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। और इसकी बात कहां करी गई है? सेक्शन नंबर 28 में इसके एस्टैब्लिशमेंट की बात करी गई है। प्रोवाइडेड दैट इफ अ कोर्ट ऑफ सेशन इज नोटिफाइड एज अ चिल्ड्रंस कोर्ट अंडर कमीशंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट, special court designated for similar purpose under any other law for the time being in force, then such court shall be deemed to be a special court under this section। यानी कि अगर इससे पहले किसी सेशंस कोर्ट को चिल्ड्रंस कोर्ट का दर्जा मिल चुका है तो हम उसी को पॉक्सो कोर्ट की तरह काम करता हुआ मान लेंगे, यानी कि हम मान लेंगे कि वही हमारी पॉक्सो कोर्ट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी क्लियर है। While trying an offense under this act, special court shall also try an offense other than the offense under subsection 1 with which the accused under the code of criminal procedure charged with the same trial। अब इस बात को मैं अगली स्लाइड में समझाता हूं। The special court constituted under this act notwithstanding anything in the Information Technology Act have jurisdiction to the offense 67B। ठीक है, अब इस बात को ध्यान से देखिए कि ये क्या बोल रहा है। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें बोल रहा है। सबसे पहले, हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होना चाहिए सर? हर जगह पे एक पॉक्सो की कोर्ट होनी चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में। अगर कोई सेशंस कोर्ट है जो पहले से चिल्ड्रन कोर्ट की तरह काम कर रही थी तो हम उसको पॉक्सो कोर्ट मान लेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद ये बोल रहा है कि जो पॉक्सो की कोर्ट होगी ना, उसके पास ये पावर होगी कि वो क्या कर सकती है? एक तो जो पॉक्सो में मामला चल रहा है उसके ऑफेंसेस को देख सकती है, उसके साथ ही साथ आईपीसी और सीआरपीसी यानी कि बीएनएस और बीएनएसएस की एप्लीकेबिलिटी को भी वो बताता है। यानी कि अगर कोई इंसान है जिसने किसी बच्चे के साथ कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया तो पॉक्सो एक्ट का सेक्शन नंबर 3 उसके ऊपर लगेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ उस व्यक्ति ने कोई थेफ्ट भी कमिट किया तो आईपीसी भी उसके पास लगेगा। तो अब इसके लिए पॉक्सो कोर्ट जाना, इसके लिए सेशंस कोर्ट जाना, ये तो गलत होगा। तो इसीलिए ये दोनों के दोनों मामले क्या हो सकते हैं? पॉक्सो कोर्ट में चल सकते हैं। यही बात यहां पे कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेक्शन नंबर 29। वो कहता है पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर कमिटिंग, अबेटिंग और अटेम्प्टिंग द ऑफेंस अंडर सेक्शन 3579 द एक्ट, द स्पेशल कोर्ट विल अज्यूम द अक्यूज्ड इज गिल्टी अनलेस प्रूवन इनोसेंट। देखिए, आप में से ज्यादातर लोगों ने जिन्होंने मूवीज देखी होगी ना, उनको एक बात पता होगी, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी कि जब तक किसी व्यक्ति को प्रूव ना कर दिया जाए कोर्ट में कि वो उसकी गलती है, उसी ने ये अपराध किया है, तब तक कोर्ट ये बात मान के चलती है कि वो व्यक्ति इनोसेंट है। लेकिन पॉक्सो में इसका जस्ट उलट होता है। पॉक्सो में माना जाता है कि आप गिल्टी हैं जब तक कि आप खुद को इनोसेंट प्रूव ना कर दें। यानी कि अगर ए, जो कि एक बच्चा है जिसकी उम्र 16 साल है, अगर इसने आपके यानी कि बी के नाम पे ये कंप्लेन करी कि इन्होंने पॉक्सो के तहत मेरे साथ कोई गलत अपराध किया है, तो उसी दिन से मान लिया जाएगा कि हाँ, आपने अपराध किया है और आप एक गिल्टी व्यक्ति हैं। अब जब तक आप खुद को इनोसेंट प्रूव नहीं कर देते तब तक कोर्ट आपको क्या मानती है? गिल्टी। और यही बात लिखी हुई है सेक्शन नंबर 29 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 30। सेक्शन नंबर 30 को यहां पे देखते हैं। 30 क्या कहता है? प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट। अगर कभी भी कोई ऐसा ऑफेंस होता है तो स्पेशल कोर्ट ये एज्यूम करती है कि आपका जो मेंटल स्टेट था वो कल्पेबल ही था। यानी कि स्पेशल कोर्ट इस बात को मान के चलेगी कि आपने ऐसे मेंटल स्टेट में थे कि आप ये काम करेंगे। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेंस रिया की। आईपीसी में हम पढ़ते हैं कि कभी भी क्राइम को कंप्लीट होने के लिए जरूरत होती है मेंटल स्टेट की, आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आप वो क्राइम करेंगे। तो यहां पे ये बात लिखी हुई है कि अगर कभी भी पॉक्सो कोर्ट में ऐसा कोई मामला जाता है तो पॉक्सो कोर्ट इस बात को एज्यूम कर लेगी, पहले से प्रिज्यूम कर लेगी कि आपका गिल्टी माइंड था। अब आपको ये बात प्रूव करनी है अपने एविडेंसेस के थ्रू कि आपका गिल्टी माइंड नहीं था। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द फैक्ट सेड टू बी प्रूव्ड ओनली व्हेन द स्पेशल कोर्ट बिलीव्स इट एंड एग्जिस्ट बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। अब इस फैक्ट को प्रूव करने के लिए आपको कोर्ट को मनाना पड़ेगा, और कोई फैक्ट प्रूफ तब माना जाएगा पॉक्सो कोर्ट में जब वो रीजनेबल डाउट के बियॉन्ड प्रूव हो जाए। यानी कि कोर्ट को कोई भी डाउट ना बचे इस मामले में कि हाँ, आपका गिल्टी माइंड नहीं था, आप एक इनोसेंट व्यक्ति हैं, तभी इस बात को प्रूव्ड माना जाता है पॉक्सो कोर्ट में। अदरवाइज आपको गिल्टी ही मान के चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आगे और ज्यादा देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये हमें पता है कि भाई इसके ऊपर एज इट इज जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो एप्लीकेबल होता है, और पॉक्सो कोर्ट को सेशंस कोर्ट के बराबर माना जाता है, इसलिए सेशंस कोर्ट का जितना भी ट्रायल मैकेनिज्म है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, उसके बाद एक बात और है कि यहाँ पे जो प्रिसाइडिंग जज होगा वो कौन होगा? वो कम से कम एडीजे या डीजे होना चाहिए, यानी कि जो सेशंस कोर्ट की रिक्वायरमेंट है। चलिए, उसके बाद आता है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये क्या बोलता है? The state government shall by notification in the official gazette appoint a special public prosecutor for every special court for
for conducting cases only under the provision of this act. A person shall be appointed. अब यहाँ पे देखिए, मैंने इस सेशन की शुरुआत में आपसे पूछा था कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को आईपीसी में कितना बोला गया है, जवाब आया था 10 साल, लेकिन यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पे बोला गया है 7 ईयर्स, यानी कि पॉक्सो कोर्ट में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है सर? वो व्यक्ति जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए 7 ईयर्स, और अगर वो है तो हम मान लेंगे कि वो व्यक्ति कौन है, एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में नियुक्त होने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद एवरी पर्सन अपॉइंटेड एज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज 2U ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी कि यहां पे जिस व्यक्ति का अपॉइंटमेंट होगा एज अ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मान लिया जाएगा कि वो व्यक्ति किसके योग्य है, किसके बराबर है? ये व्यक्ति बराबर है किसके? उसके, जो कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाता है कहां पे सर? कहां पे किया जाता है? सीआरपीसी के तहत। चलिए ठीक है, वॉइस काफी धीरे है, हाँ ठीक है, इसको हम लोग इंश्योर करते हैं। चलिए देखते हैं, अगर हमें जरूरत लगी तो हम इसका एक और कंसाइज वीडियो ले आएंगे ताकि आपका वो पूरा डाउट क्लियर हो जाए। चलिए, ये वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद हम कहां पे आ रहे हैं सर? इसके बाद हम आ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 में। चलिए चैप्टर नंबर 8 को देखते हैं फटाफट। हाँ भाई, आपको ये बात भी अगर ना पता हो तो अक्टूबर 10 को, यानी कि आने वाले कुछ दिनों में, अनअकैडमी का एक बहुत बड़ा मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। तो अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप जरूर करिए। आपको 100% तक की स्कॉलरशिप और 10,000 रुपए तक का वाउचर मिल सकता है स्कॉलरशिप टेस्ट में। कुछ नहीं करना है, केवल जाना है, कुछ मिनटों का टेस्ट है, उसको टेस्ट देना है, और अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आप सीधे अनअकैडमी आपको फ्री में एक्सेस कर पाएंगे और साथ ही साथ अपने उस स्कॉलरशिप को भी यूज कर पाएंगे। चलिए इसके बारे में डिटेल आखिरी में। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 8 यानी कि सेकंड लास्ट चैप्टर की तरफ। ये क्या बात करता है सर? इसमें क्या दिया हुआ है? प्रोसीजर्स और पावर्स दिए हुए हैं स्पेशल कोर्ट के। बड़ी छोटी मोटी बातें हैं, हमें बड़े आसान भाषा में समझना है। चलिए सबसे पहले प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट का प्रोसीजर और पावर क्या क्या दिया हुआ है? द स्पेशल कोर्ट कैन टेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन ऑफेंस विदाउट कमिटेड टू इट बेस्ड ऑन अ कंप्लेंट और अ पुलिस रिपोर्ट। यानी कि जो पॉक्सो कोर्ट है, आप में से जो आपका नाम क्या है, मैं नाम भूल गया, ट्रस्ट द यूनिवर्स, आप ही का क्वेश्चन था कि सर मुझे एक बात बताइए कि अगर पुलिस वाले वो ना नोट करें, पुलिस वाले देरी करें एफआईआर नोट करने में या इस बात की कंप्लेंट नोट करने में, तो मैंने आपको क्या बताया था? आप सीधे कोर्ट जा सकती हैं, यही बात लिखी हुई है। ये कोर्ट, पॉक्सो कोर्ट, मोहताज नहीं है किसी और की कि उसके पास ये मैटर कमिट किया जाए। पॉक्सो कोर्ट खुद से यानी कि सुओ मोटो तरीके से भी कॉग्नाइजेंस ले सकती है, पुलिस की रिपोर्ट से भी ले सकती है, और आपकी कंप्लेंट से भी कॉग्नाइजेंस ले सकती है। एग्जामिनेशन प्रोसेस यहां लिखा हुआ है कि द स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ द डिफेंस काउंसिल मस्ट कम्युनिकेट द क्वेश्चंस टू द स्पेशल कोर्ट। जब कभी भी बच्चे का कोई क्या लिया जाएगा, एग्जामिनेशन लिया जाएगा, तो वो दोनों के दोनों लोग क्या करेंगे? अपने क्वेश्चंस को सबमिट करते हैं पॉक्सो कोर्ट के जज के पास, और ये क्वेश्चंस को सबमिट करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि ये जज ये बात तय कर पाए कि उस बच्चे के साथ कुछ गलत तो नहीं होगा। फिर ब्रेक्स फॉर द चाइल्ड, यानी कि अगर जरूरत लगी तो बच्चे को समय समय पे कुछ ब्रेक्स दिए जाएं ताकि वो बच्चा अपने आप को मेंटली प्रेप कर पाए और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का इमोशनल टॉर्चर ना आए। उसके बाद चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट, जो पॉक्सो कोर्ट है उसमें इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि बच्चे को देख के वहां पे घबराहट या क्लॉस्ट्रोफोबिक फील ना हो, जिससे वो बच्चा कंफर्टेबल ना हो पाए। यानी कि एक उसके ऊपर ऑलरेडी टॉर्चर हो चुका है, एक अपराध हो चुका है, उसके साथ सेकंड टॉर्चर उस बच्चे के ऊपर ना हो, इस बात को इंश्योर किया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अवॉइड रिपीटिशन, यानी कि बार बार बच्चे को बुलाना, बार बार बच्चे की हाजिरी लगवाना, इस बात को अवॉइड करना होता है पॉक्सो कोर्ट को। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम एग्रेसिव क्वेश्चनिंग, यानी कि पॉक्सो कोर्ट के जज को इस बात को तय करना होता है कि बच्चे की एग्रेसिव क्वेश्चनिंग ना हो, बच्चे से बहुत ज्यादा ऐसे सवाल ना पूछे जाए जिससे बच्चा अनकंफर्टेबल हो जाए। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ आइडेंटिटी, पॉक्सो कोर्ट को इस बात को इंश्योर करना है कि बच्चे की आइडेंटिटी सेफ रहे और बच्चे की आइडेंटिटी लीक ना हो। उसके साथ कोर्ट कैन ऑर्डर कंपनसेशन टू द चाइल्ड फॉर फिजिकल और मेंटल, वो अगर बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ है और पॉक्सो कोर्ट को ये बात फील हुई तो पॉक्सो कोर्ट उस बच्चे को कंपनसेशन भी ग्रांट कर सकती है। उसके साथ ही साथ पावर्स ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन, यानी कि पॉक्सो कोर्ट के पास कौन सी पावर होती है? कोर्ट ऑफ सेशन की। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही पार्ट था क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि पॉक्सो कोर्ट के पास पावर कितनी होती है सर? उतनी ही जितनी एक सेशंस कोर्ट के पास होती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है? यहां पे नीचे लिखा हुआ है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एंड स्पेशल कोर्ट। अब ये क्या कह रहा है? प्रोसीजर इन केस ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, यानी कि अगर कभी भी कोई मैटर ऐसा आ जाए जहां पे बच्चे का जो एज है उसको डिटरमाइन करना है, तो उस सिचुएशन में क्या कह रहा है? उस सिचुएशन में कह रहा है कि अगर बच्चे का कभी एज डिटरमाइन करने की कोई नौबत आ जाए तो जो पॉक्सो की कोर्ट है
वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उस बच्चे के एज को फाइनलाइज करेगी। वेयर एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज कमिटेड बाय अ चाइल्ड, कभी किसी बच्चे ने इस एक्ट के तहत कोई अपराध कर दिया, यानी कि एक ही बच्चे ने दूसरे बच्चे के तहत कोई सेक्सुअल ऑफेंस कमिट कर दिया, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वहां पे क्या होगा, एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएगा। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस फॉर द प्रोसीडिंग बिफोर द स्पेशल कोर्ट वेदर अ पर्सन इज चाइल्ड और नॉट, सच क्वेश्चन शैल बी डिटरमाइंड बाय स्पेशल कोर्ट आफ्टर सेटिस्फाइंग इटसेल्फ। यानी कि कभी भी ये सवाल उठा कि कोई इंसान 18 साल का है या नहीं, यानी कि बच्चा है या नहीं इस एक्ट के तहत, तो स्पेशल कोर्ट के पास ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। और स्पेशल कोर्ट का कोई भी ऑर्डर केवल इस वजह से खारिज नहीं हो जाएगा कि बाद में ये बात प्रूव हो जाए कि वो बच्चा जो है उसकी उम्र 18 साल से कम थी या ज्यादा थी, यानी कि एज में कोई डिफरेंस था जो कि स्पेशल कोर्ट ने ढूंढ के निकाला था। अब आता है सेक्शन नंबर 35, पीरियड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। ये सेक्शन है आपके लिए बिल्कुल रामबाण सेक्शन, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन। चलिए, वॉइस काफी धीरे है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अभी हम इसको मैनेज करते हैं, बस खत्म होने वाला है, उसके बाद हम आगे की चीजों को देख लेंगे, ठीक है। चलिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं, सेक्शन नंबर 35 ये क्या कहता है, पीरियड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ चाइल्ड एंड डिस्पोजल ऑफ केस, यानी कि कितने समय में यहां पे चीजों को क्या करना है, आपको डिस्पोज करना है। ये केवल इतना बताता है, द एविडेंस ऑफ द चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। यानी कि 30 डेज का मतलब क्या है सर, एक महीना। यानी कि बच्चे से जो एविडेंस लेने हैं, बच्चे से जो भी आपको एविडेंस लेने हैं, वो काम आपको कंप्लीट करना है कितने दिन में सर, 30 डेज में। और उसके बाद एक साल के अंदर क्या करना है आपको, ये जो कॉग्नाइजेंस लेने के बाद से ऑफेंस के इस कोर्ट को जो अपना ऑर्डर है वो निकाल देना है, यानी कि ट्रायल कंप्लीट कर देना है। यानी कि अगर पॉक्सो का मामला होगा तो 1 ईयर के अंतर्गत उसका जजमेंट आ जाना चाहिए कोर्ट को कॉग्नाइजेंस लेने के बाद, यानी कि जिस समय कोर्ट के पास ये मामला पहुंचा उस दिन से लेके एक साल के अंतर्गत कोर्ट को अपना ट्रायल प्रोसेस कंप्लीट कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ज्यादा समझते हैं। उसके बाद आ गया हमारा सेक्शन नंबर 36, चाइल्ड नॉट टू सी अक्यूज एट द टाइम ऑफ टेस्टिफाइंग। ये बात क्या है, नो विजिबिलिटी, यानी कि बच्चे को इस बात को इंश्योर करना है कि बच्चा अपने उस अक्यूज से आंख ना मिला पाए, देख ना पाए, ताकि उसके अंदर वो चीजें दोबारा ट्रिगर ना हो जाए। उसके बाद अगला क्या है सर, अगला है सेक्शन नंबर 37, ट्रायल टू बी कंडक्टेड इन कैमरा। जो भी ट्रायल है यहां पे देखिए, द स्पेशल कोर्ट शेल ट्राई, यानी कि शेल भी लिखा है, ट्राई भी लिखा है, यानी कि स्पेशल कोर्ट को कोशिश तो जरूर करनी है कि जो भी ट्रायल है वो कैमरा में हो और उसकी रिकॉर्डिंग करी जाए, ताकि इस बात को इंश्योर किया जा सके कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन थी। सेक्शन नंबर 38, असिस्टेंस ऑफ एन इंटरप्रेटर एंड एक्सपर्ट व्हाइल रिकॉर्डिंग एविडेंस ऑफ द चाइल्ड। जब कभी भी बच्चे से कोई पूछताछ हो रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं, एविडेंसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, उस समय इस बात की कोशिश करी जाए और इस बात को इंश्योर किया जाए कि कोई इंटरप्रेटर या एक्सपर्ट अवेलेबल हो, ताकि इस चीज का प्रोसेस स्मूथ हो और एग्जैक्ट, यानी कि एग्जैक्टली वही चीज सामने आए जो हमें जरूरत है और कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन ना हो। इसके बाद आगे बढ़े तो चैप्टर नंबर 9 है, वो बात करता है मिसलीनियस के बारे में। अब मिसलीनियस क्या है सर, मिसलीनियस को हम पढ़ते हैं सीधे बेयर एक्ट से, क्योंकि आपका जो मेन प्रोविजन है वो तो यहां पे खत्म हो गया। अब मिसलीनियस को ध्यान से देख लीजिए, गाइडलाइंस फॉर चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट्स। अब ये क्या कहता है सर, ये कुछ भी नहीं कहता। ये कहता है कि भाई जो भी रूल बने हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट कुछ रूल्स बनाए, कुछ गाइडलाइंस बनाए, और उन गाइडलाइंस के बेस पे क्या किया जाए, बच्चा जो है जाके असिस्टेंस ले, या बच्चे के हेल्प के लिए कभी असिस्टेंस लेनी है किसी इंटरप्रेटर की, तो वो इंटरप्रेटर कौन हो सकता है, ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट ऑफ चाइल्ड टू टेक असिस्टेंस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर, यानी कि जो 301 में दिया हुआ है सीआरपीसी के, वही सेम चीज एप्लीकेबल है पॉक्सो में भी, यानी कि उस बच्चे के परिवार वालों के पास ये अधिकार है कि वो क्या कर सकते हैं, किसी लीगल प्रैक्टिशनर से कोई असिस्टेंस ले सकते हैं। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 to 13 नॉट अप्लाई इन सर्टेन केसेस। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 to 13 बोथ इंक्लूसिव शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट। ये सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है 41। ये क्या कहता है, जब कभी भी बच्चे का कोई मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तो हो सकता है कई ऐसे प्रोसेसेस हो जहां पे बच्चे के ऊपर कुछ पेनिट्रेशन करना पड़े, कुछ मेडिकल इक्विपमेंट का पेनिट्रेशन करना पड़े। अगर ये सेक्शन नंबर 41 नहीं होता ना, तो ये बात आप समझ लीजिए कि उस डॉक्टर के ऊपर पॉक्सो लग जाता। इसीलिए इसने बोला कि अगर कभी भी डॉक्टर, लेकिन यहां पे भी बहुत बड़ा कैच है, अगर कभी भी कोई डॉक्टर किसी बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहा है तो उसके ऊपर पॉक्सो नहीं लगेगा, बशर्ते उस बच्चे के पेरेंट्स उस वक्त अवेलेबल होने चाहिए और उनकी कंसेंट से ये काम हो रहा हो। ठीक है, उसके बाद क्या आता है,
अल्टरनेट पनिशमेंट वेयर एन एक्ट और ओमिशन कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर एक्ट ऑल्सो अंडर सेक्शन इतने इतने इतने, यानी कि जो आईपीसी के जो आपके रेप से रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, इंडियन पीनल कोड सेकंड, then notwithstanding anything contained for law for the time being in force, the offender found guilty such offense shall be liable to punishment only under this act or under IPC as provided for the punishment whichever is greater in degree. अगर कभी किसी व्यक्ति ने आईपीसी के तहत भी कोई क्राइम कमिट कर दिया और पॉक्सो के तहत भी कोई क्राइम कमिट कर दिया, तो इन दोनों में जिसकी भी पनिशमेंट ज्यादा सीरियस होगी वो वाली सजा उस व्यक्ति को दी जाएगी। ठीक है, इसमें स्टेट अमेंडमेंट्स हुए हैं। उसके बाद ये एक्ट किसी दूसरे एक्ट के डेरोगेशन में नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कि ये एक्ट किसी और एक्ट को खारिज नहीं करता। पब्लिक अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट को काम करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को और हर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे बॉडीज का गठन करना है जो पॉक्सो एक्ट को क्या करें, स्प्रेड करें और बताएं कि ये पॉक्सो एक्ट कैसे वर्क करता है। मॉनिटरिंग ऑफ इंप्लीमेंटेशन, यहाँ पे आता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन और उसके साथ ही साथ स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन और कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन। ये तीन जो कमीशन मैंने आपको बताए, इन तीनों का काम है कि ये जो पॉक्सो का जो लॉ है ये सही तरीके से उनके एरिया में इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, उनके जुरिस्डिक्शन में, इस बात को इंश्योर करें। ये बात आपको देखनी है। उसके बाद पावर टू मेक रूल्स, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो बहुत सारे चीजों के बारे में रूल्स बना सकती है, ये बात भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और पावर टू रिमूव डिफिकल्टी, अब आखिरी सेक्शन इसलिए इसको रीड कर लेते हैं। इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेज इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर पनिशेबल इन द ऑफिशियल गजेट में मेक सच प्रोविजन नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एज मे बी नेसेसरी टू फॉर द रिमूवल ऑफ आपका डिफिकल्टी। ये बस इतना कह रहा है कि कभी भी अगर कोई डिफिकल्टी आई इस एक्ट को इंटरप्रेट करने में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज द राइट अथॉरिटी जो उसमें इंटरफेयर करेगी और बताएगी कि क्या सही है कि क्या गलत। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो जिसमें हमने पॉक्सो एक्ट को वन शॉट में बड़े क्विक तरीके से समझा